स्टार्ट। हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। आइए, स्वागत है आप सभी को। सबसे पहले महानवमी की आप सभी को शुभकामनाएं। आज हम हमारा जो नया टॉपिक है, नया चैप्टर जो है, नया विषय स्टार्ट करने वाले इकोनॉमिक्स, जिससे आपको बहुत डर लगता है वही सब्जेक्ट आपका स्टार्ट होने वाला है। इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले सबसे खास बात यही है कि आपको डर को साइड में रखना पड़ेगा और बिना डरे हुए सारी बात समझनी पड़ेगी। आप यकीन मानना, आपको जो समझाने वाला इंसान खड़ा हुआ है ना आपके सामने, उसने भी पहली बार इकोनॉमिक्स अपनी जिंदगी के अंदर बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी और उसके बाद से इकोनॉमिक्स उसका फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका है। जो काम काम की बातें होंगी हम उन सबको पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसमें क्षेत्र क्या क्या होते हैं, उसके प्रकार कितने होते हैं, नेशनल इनकम क्या होती है, प्लानिंग हमारी क्या क्या है, प्लानिंग के जो 12 प्लानिंग है उनमें क्या क्या लिखा हुआ है, इसके अलावा जो फाइनेंशियल हमारा कमीशन है वो क्या है, बजट कैसे बनता है, कैसे तैयार होता है, और बाकी दोस्तों राजकोषीय घाटा क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, मुद्रा क्या होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है, विदेशी भुगतान क्या होता है, भुगतान संतुलन क्या होता है। आप चिंता मत कीजिए, ये सारे जितने भी वर्ड आपको मैंने बोले हैं सारे वर्ड समझाने वाला हूं। आज हमारी पहली क्लास है, बेसिक क्लास आपकी होने वाली है, जिसमें इकोनॉमिक्स जो है वो एक्चुअली में होता क्या है, इकोनॉमिक्स वो कितने टाइप का होता है और क्या उसका क्षेत्र होता है, वो हम डिस्कस करने वाले। तो इकोनॉमिक्स चलने वाली है। आप बस केवल इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला करंट अफेयर्स का टीचर हो तो यकीन मानना इकोनॉमिक्स के सही आंकड़े पहुंचते हैं आपके पास में। अभी मैं कुछ आंकड़े दिखाऊंगा आपको, जो आपको किताबों के अंदर कुछ और आंकड़े मिलेंगे, लेकिन वो पुराने आंकड़े दोस्तों ना, मैं आपको नवीनतम आंकड़े दिखाने वाला हूं यहां पर। तो स्वागत है। सबसे पहले एक काम कीजिए, गहरी सांस लीजिए और मन में इकोनॉमिक्स को याद कीजिए और जोर से बोलिए भाड़ में जाए इकोनॉमिक्स। अब की बार इसकी खोपड़ी में छेद करके रहेंगे, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। लगाइए हेडिंग इकोनॉमिक्स, लगाइए हेडिंग इकोनॉमिक्स। लिखिए अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। एक बड़ा महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, पर हमने क्या उसमें कभी इंटरेस्ट लिया नहीं है। हमारा इंटरेस्ट नौकरी करके पैसा कमाना तो है, पर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना हमारा इंटरेस्ट है ना। तो आइए, इकोनॉमिक्स आपके सामने है, जो अर्थशास्त्र है वो आपका सामने है। इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो हम पहले 3 चैप्टर कौन कौन से पढ़ेंगे, पहले तो आप वो नोट कर लीजिए। हम जो पहले 3 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पहला तो होगा इसका परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है इसका। इसी में हम पढ़ेंगे इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, और थर्ड हम पढ़ेंगे इसके प्रकार कौन कौन से हैं। ये 3 टॉपिक जो है वो फर्स्ट के अंदर आपके आने वाले हैं। इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या क्या है, और इसका एरिया क्या क्या है, 3 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सेकंड दोस्तों टॉपिक होगा हमारा नेशनल इनकम। एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम वाला सवाल निश्चित उठाता है। नेशनल इनकम जो है, जो राष्ट्रीय आय हमारी, वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, सारे टॉपिक्स जो है यहाँ पर आने वाले हैं राष्ट्रीय आय के अंदर, ठीक है। थर्ड दोस्तों टॉपिक होगा हमारा कौन सा है, वो है फाइनेंशियल मार्केट। कौन सा है, फाइनेंशियल मार्केट जो है, ये हमारा थर्ड टॉपिक होने वाला है, ठीक है। वित्तीय बाजार जो है वो थर्ड टॉपिक होगा। इसी में दोस्तों हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मनी के बारे में। इसी में रसगुल्ला पढ़ेंगे दोस्तों हम किसके बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। इसी में दोस्तों पढ़ेंगे हम किसके बारे में, सो बैंकिंग सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। और इसी में रसगुल्ला जो हमारा जो आपके शेयर मार्केट है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये चारों टॉपिक इसी में आने वाले हैं। ये भी दोस्तों एग्जाम के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। इसके बाद और जो टॉपिक्स हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये 3 हमारे शुरुआती टॉपिक रहने वाले हैं, ये 3 पढ़ने वाले हैं। आज शुरुआत करें किससे, परिचय, क्षेत्र, प्रकार जो है यहाँ शुरुआत करने वाले, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आपको ध्यान रखना है, हिंदी तो आपकी अच्छी होनी ही चाहिए, लेकिन आपका इंग्लिश वाला जो पोर्शन है वो भी यहाँ पर अच्छा होना चाहिए। मैं सारे वर्ड इंग्लिश में लिखूंगा आपके सामने। इकोनॉमिक्स एक्चुअली में दोस्तों इंग्लिश में पढ़ोगे ना तो थोड़ा और आपको समझ में आएगा, क्योंकि इंग्लिश वाले वर्ड आप परिचित हो ना। सो हिंदी वाले वर्ड से परिचित नहीं होते आपके, इंग्लिश वाले वर्ड हो। इन्फ्लेशन अलग है, डिफ्लेशन अलग है। अब दोस्तों हिंदी में मुद्रास्फीति, मुद्रा विस्फीति, अविस्फीति, अब ये कंफ्यूजन वाले वर्ड है ना, इसलिए कह रहा हूँ इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, ये इंग्लिश वाले वर्ड आपको ज्यादा पकड़ने हैं, ठीक
ठीक है। मैं दोनों वर्ड लिखूंगा, आपको दोनों वर्ड लिखने हैं, पूरी तसल्ली के साथ में ध्यान से सुनना, चाहे एक क्लास एक्स्ट्रा लग जाए पर इकोनॉमिक्स आज के बाद ना पढ़नी पड़े कभी आपको, ये पूरा प्रयास मेरा रहने वाला है, ठीक है। लिखिए फर्स्ट टॉपिक दोस्तों कौन सा रहेगा हमारा, फर्स्ट टॉपिक रहेगा, और हाथ में मेरा सुबह से कल से दर्द हो रहा है इसलिए मैंने बांधा हुआ ये, तो बार बार आप पूछ कर अपना टाइम वेस्ट मत करना, चिंतित भी मत होना, मैं ठीक हूँ, थोड़ा दर्द हाथ में है और इसी हाथ से लिखता हूँ ना, थोड़ी समस्या ज्यादा हो रही है ना, पर कोई बात नहीं, समस्या एक तरफ है, कंटेंट दूसरी तरफ जो सबसे भारी पड़ने वाला है सभी चीजों पे, ठीक है। लिखिए अर्थशास्त्र, इसके हम पढ़ेंगे परिचय क्या है इसका, हम पढ़ेंगे इसका प्रकार क्या है, और हम पढ़ेंगे क्षेत्र क्या है, ठीक है। आपको मेरी बात को ध्यान सुनना है, फिर मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा तब आपको लिखना है, ठीक है। देखिए इकोनॉमिक्स दोस्तों, वर्ड देखिए आप, वर्ड आपके सामने है, अर्थशास्त्र जो शब्द है वो आपके सामने है। हिंदी दोस्तों दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, अर्थ और शास्त्र, ठीक है। ये रसगुल्ला दो वर्ड से मिला हुआ है, एक दोस्तों क्या है, एक तो रसगुल्ला अर्थ हो गया और एक हो गया शास्त्र, क्या हो गया, शास्त्र, ठीक है। अर्थ प्लस शास्त्र जो है ये दो वर्ड है, ठीक है। इसको दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं मनी, अर्थ सो पैसा ना, मनी, ठीक है। अर्थ मतलब पैसा, मनी, ठीक है। ये तो सो मनी हो गया आपके, और ये हो गया आपके साथ मतलब स्टडी करना, ठीक है, अध्ययन करना। मतलब मैं अगर पूछूं आपसे कि सो इकोनॉमिक्स जो है, छात्र सो इकोनॉमिक्स जो है क्या है, सो ये धन का अध्ययन है, इकोनॉमिक्स जो है क्या है, ये धन का अध्ययन है इकोनॉमिक्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्टडी ऑफ मनी जो है वो आपका अर्थशास्त्र होता है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो सो अर्थ प्लस शास्त्र दो वर्ड हो गए आपके, अर्थ मतलब मनी, शास्त्र मतलब स्टडी, आपके स्टडी ऑफ मनी, तो धन का अध्ययन जो है वही इकोनॉमिक्स है। ये किसने बोला वो भी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक बार आप ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स जो वर्ड, अर्थशास्त्र जो वर्ड है, इसका तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, स्टडी ऑफ मनी जो है, धन का जो अध्ययन होता है आपके वो इसके अंदर होता है, इसके दोस्तों केंद्र बिंदु में धन होता है, ठीक है। अगर दोस्तों ये इकोनॉमिक्स है तो इसके जो केंद्र में आपके सो, केंद्र में सो आपके धन होने वाला है, मनी मुद्रा इसके केंद्र में होने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो धन इसके केंद्र में होने वाला है, बाकी दोस्तों इकोनॉमिक्स जो है वो इसके चारों ओर चक्कर लगाएगी, ये आपके है इकोनॉमिक्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सो इकोनॉमिक्स हो गया, जैसे सेंटर में क्या है, देखिए सेंटर में धन होता है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। ये हो गया इकोनॉमिक्स की सामान्य परिभाषा में क्या वर्ड है। अगर दोस्तों ये वर्ड आपको मिला हो और आपने सो इतिहास पढ़ा हो तो वहां दोस्तों आपने ये वर्ड जो है, ये दोस्तों वर्ड जो है आपके सो कौटिल्य जो है आपके, उनकी पुस्तक का नाम है, कौटिल्य जो है इनकी दोस्तों बुक का नाम क्या है, सो इनकी दोस्तों बुक का नाम था आपके अर्थशास्त्र, आपको याद दोस्तों इनकी बुक का नाम क्या है, ग्रंथ जो इनका ग्रंथ नाम क्या है, अर्थशास्त्र का नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसका संबंध इकोनॉमिक्स से नहीं था, इसका जो संबंध पूछूं आपसे वो दोस्तों राजनीति विज्ञान से था ना, अगर आपने पढ़ा हो तो वहां इसका संबंध दोस्तों किससे है, सो संबंध दोस्तों इसका राजनीति विज्ञान से है, पॉलिटिक्स संबंधित है ये, ठीक है। कि राजा दोस्तों, राजा कौन होता है, उसका शत्रु कौन होता है, वो सारी बातें इसमें लिखी हुई है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स वर्ड, अर्थशास्त्र वर्ड जो है वो कौटिल्य की बुक का वर्ड है और इसका संबंध राजनीति विज्ञान से है। अर्थशास्त्र जो हमारा जो पढ़ने वाले हम, उसका अर्थ स्टडी ऑफ मनी से होता है, धन के अध्ययन से होता है। और ये एक डायग्राम, डायग्राम जो आपके सामने है, यहाँ आपको फ्लो चार्ट डायग्राम याद करने हैं, अगर आपने वो पढ़ लिया तो इकोनॉमिक्स की परिभाषा पढ़ोगे समझ नहीं आएगा, उसको फोटो से, डायग्राम से, फ्लो चार्ट से पढ़ोगे समझ में आने वाला है। इसलिए ये सारे फोटोज आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, जो आपको किताबों के अंदर कहीं नहीं मिलेंगे, बाकी तो सारी बातें किताब में आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। ये बात किताब के अंदर नहीं मिलेगी, ठीक है। बुक अंत में बताऊंगा, क्लास के अंत में कौन सी बुक आपको लेनी है, जहां से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो बुक का नाम मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये आपके सामने इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछो दोस्तों कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स पूछूं आपसे, वो है दोस्तों एडम स्मिथ, ठीक है। इन्हें बोलते हैं आपके फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं इनको, क्योंकि दोस्तों इनकी एक बुक आई थी वेल्थ ऑफ नेशन, दोस्तों बड़ी फेमस थी, 1776 के अंदर ये बुक आती है, ठीक है। यही दोस्तों लिखिएगा आपके, अगर आपसे पूछे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स पूछूं आपसे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हो अर्थशास्त्र जो आपके, इसके पिता पूछे आपसे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स छापना, वो है एडम स्मिथ। कौन सो, एडम स्मिथ जो है ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एडम स्मिथ दोस्तों ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे इनकी दोस्तों बुक कब आती है आपके, 1770 से आपके
1776 के अंदर से बुक आती है इनकी, इसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन का था। द वेल्थ ऑफ नेशन जो है ये बुक का नाम था, ठीक है। द वेल्थ ऑफ नेशन जो है ये बुक का नाम था। तो एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है आपके, पिता जनक बोलूं आपसे वो कौन है आपके, एडम स्मिथ। दोस्तों पूछूं आपसे 1776 में बुक आती है, इसका नाम क्या है, द वेल्थ ऑफ नेशन बुक का नाम था। इन्होंने ही दोस्तों कहा था कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है, ठीक है। इन्होंने ही दोस्तों कहा था आपके, इन्होंने ही रसगुल्ला कहा था कि अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र जो है ये धन का विज्ञान है, ठीक है। अर्थशास्त्र जो है ये धन का विज्ञान है, ये बात इन्होंने कही है, ठीक है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये बात जो है इन्होंने ही कही है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये बात इन्होंने ही कही है, ये भी आपको देखो। अब मैं आपको पूरी इकोनॉमिक्स को पढ़ा नहीं पाऊंगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, मैक्रो होती है, बहुत सारी इकोनॉमिक्स होती है ना, इकोनॉमिक्स तो बहुत सारी है, पर हमारे जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण चीजें वो आपको लिखाने वाला हूँ यहाँ पर, वही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है। 1776 के अंदर द वेल्थ ऑफ नेशन तो बुक आती है इनकी, और उसमें कहा था उन्होंने कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है, उन्होंने कहा। लेकिन दोस्तों पूछूं आपसे, इकोनॉमिक्स को आपके साइंस ऑफ ग्रोथ किसने कहा, सैमुअलसन ने। दोस्तों ये भी दोस्तों बड़े फेमस है ना, ये भी आप नाम लिख लीजिए, क्यों छोड़े दोस्तों इनको आपके। अगर आपसे पूछ ले सो, अगर आपसे पूछे कि सो फादर और पूछूं आपसे आपके सैमुअलसन, लिखना सैमुअलसन पूछे आपसे, सैमुअलसन दोस्तों आपके छापना। ये दोस्तों बड़े फेमस इकोनॉमिक्स थे, सैमुअलसन दोस्तों छापना। इन्होंने कहा है जो इकोनॉमिक्स है आपके, सो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, इकोनॉमिक्स जो है आपके ये दोस्तों ग्रोथ ऑफ साइंस है, ये तो आपके साइंस ऑफ ग्रोथ है ना। इकोनॉमिक्स जो है साइंस ऑफ ग्रोथ है, मतलब दोस्तों वृद्धि का विज्ञान, ठीक है। मतलब रसगुल्ला इसमें सो वृद्धि दोस्तों इसका, इसको विकास का शास्त्र बोलते हैं। विकास का शास्त्र क्या है आपके, ये इकोनॉमिक्स है। ये बात कहने वाला कौन था, ये बात कहने वाला सैमुअलसन, ठीक है। लेकिन दोस्तों फेमस बात जो है वो यही है कि इकोनॉमिक्स जो है वो धन का विज्ञान है, ये बात कहने वाला कौन था, एडम स्मिथ ये बात कहने वाला था। इनकी दोस्तों बुक आती है आपके सैमुअलसन, तो ये भी दोस्तों बड़े फेमस इकोनॉमिक्स रहे आपके। इकोनॉमिक्स तो बुक के अंदर खूब इनके बारे में पढ़ते हो आप, सैमुअलसन के बारे में। इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस ऑफ ग्रोथ है, विकास वृद्धि का जो विज्ञान होता है, शास्त्र जो होता है जिसमें स्टडी करते हैं विकास के बारे में, वृद्धि के बारे में, वो आपके इकोनॉमिक्स है। थोड़ी दोस्तों व्यापक परिभाषा जो है ये इनके द्वारा यहां पर दी गई, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या है वो आपके सामने दो स्टेटमेंट में मैंने आपको बता दिया है इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। अब आप पूछोगे सर दोस्तों इकोनॉमिक्स जो है आपके वो कितने सौ टाइप की, पूछूं आपसे इकोनॉमिक्स दोस्तों आपके इसके टाइप कितने छापना। इकोनॉमिक्स दोस्तों पूछूं आपसे इसके टाइप, पूछे आपसे इसके टाइप जो है, प्रकार से पूछे, प्रकार पूछूं आपसे, ये दोस्तों दो टाइप का है ना, इसके दोस्तों दो विंग हैं, दो टाइप हैं आपके। एक तो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। एक रसगुल्ला माइक्रो, सो आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, और सो एक होती है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये दोस्तों क्लास 11-12 की बुक के नाम है। कभी आपने देखा हो क्लास 11-12 की जो बुक थी ना एनसीईआरटी के अंदर, एक का नाम माइक्रो इकोनॉमिक्स था, एक का नाम मैक्रो इकोनॉमिक्स था। माइक्रो दोस्तों छोटा, माइक्रो सो अगर सो माइक्रो वर्ड कहीं है सो छोटा होता है ना, माइक्रो छोटा, इसको बोलते हैं व्यष्टि आपके अर्थशास्त्र। इसे आपके हिंदी में कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। और इसे बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि, ठीक है। इसको बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसको बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो दोस्तों वर्ड का मतलब होता है सूक्ष्म छोटा, ठीक है। माइक्रो रसगुल्ला वर्ड इसका मतलब होता है सूक्ष्म छोटा। इसीलिए दोस्तों पूछूं आपसे कि भाई साहब किसी तो छोटी चीज को आप देखना तो उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप, है ना। तो माइक्रोस्कोप, कोई छोटी चीज को देखना हो तो माइक्रोस्कोप काम में आता है। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, मतलब दोस्तों जहां केवल दोस्तों व्यक्ति का अध्ययन होता है आपके, उसे बोलते हैं आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं जहां दोस्तों केवल एक उत्पादक या दोस्तों केवल दोस्तों एक उपभोक्ता, केवल एक व्यक्ति का अध्ययन होता हो, वो आपके माइक्रो वाली, ठीक है। जिसमें दोस्तों आपके व्यक्तिगत आर्थिक इकाई जो है, व्यक्तिगत दोस्तों आर्थिक इकाई जो है इसका दोस्तों अध्ययन होता है आपके। व्यक्तिगत दोस्तों आर्थिक इकाई जो है इसका दोस्तों अध्ययन हो यहाँ पर, मतलब दोस्तों आपके एक उत्पादक, एक दोस्तों एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक उपभोक्ता, एक चीज का दोस्तों अध्ययन होगा आपके। जहां दोस्तों व्यक्तिगत लेवल पर अध्ययन होता है आपके, वो कौन सा आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स है आपके, इसे बोलते हैं माइक्रो, ठीक है। व्यक्तिगत आर्थिक इकाई काम आती है। मैक्रो दोस्तों समष्टि, सब कुछ आपके संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता हो, उसे बोलते हैं मैक्रो, ठीक है। समष्टि मतलब संपूर्ण, लेकिन ना संपूर्ण, व्यापक,
व्यापक बोलते हैं ना, व्यापक, ठीक है। लिखिए मैक्रो व्यापक, ठीक है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था जो है इसका अध्ययन होता हो आपके, उसे बोलते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। संपूर्ण जो इकोनॉमिक्स है इसका अध्ययन करते हैं हम, वो मैक्रो होता है, ठीक है। अगर दोस्तों अध्ययन जो है हमारा सो व्यक्तिगत इकाई के बाद अध्ययन होता हो तो वो हमारा माइक्रो होगा, और अगर दोस्तों पूरे समाज का अध्ययन होता हो, वो हमारा संपूर्ण इकोनॉमिक्स का अध्ययन करेंगे तो वो होगा मैक्रो। कुल मिला के सो माइक्रो के अंदर आपके माइक्रो लेवल पर अध्ययन होगा सो, और मैक्रो के अंदर आपको सो संपूर्ण समाज की बात हम करने वाले हैं। अगर आपसे पूछूं दोस्तों इन दोनों में कल्याण वेलफेयर की बात करूं, यहां दोस्तों एक व्यक्ति का कल्याण होगा और यहां दोस्तों समाज के कल्याण की बात होने वाली है, ठीक है। यहां दोस्तों समाज जो है इसके कल्याण की बात जो यहां पर होने वाली है, समाज कल्याण की बात यहां पर होने वाली है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समाज कल्याण की बात यहां पर होने वाली, ठीक है। इसमें दोस्तों जो अध्ययन करते हैं हम सब आपके, वो एक उत्पादक दोस्तों एक उत्पादक से कितनी सप्लाई कर पाएगा और एक उपभोक्ता कितना सामान खा पाएगा, ठीक है। आप दोस्तों मान लीजिए आप समोसा खाना चाहते हो, तो दोस्तों आपके समोसा बनाने वाला जो आपके वो कितने समोसे बना पाएगा, कितने की सप्लाई वो कर पाएगा, और आप कितने समोसे खरीद पाओगे, डिमांड आप कितनी कर पाओगे। तो डिमांड सप्लाई की दोस्तों बात करेंगे तो वो यहां पर होती है, ठीक है। जो भी दोस्तों आप डिमांड सप्लाई की बात करते हो छात्र, मांग आपूर्ति जो है सो मांग आपूर्ति सिद्धांत जो है, मांग आपूर्ति जो सिद्धांत है, इसकी दोस्तों बात जो है किसमें होती है? व्यष्टि के अंदर होती है। आपके डिमांड सप्लाई दोस्तों बात जो है वो यहां पर होती है। मांग आपूर्ति इंग्लिश बोलते हैं इसको डिमांड सप्लाई। डिमांड सप्लाई थ्योरी जो है, डिमांड सप्लाई थ्योरी जो है वो यहां पर होगी। अब सोचिए दोस्तों, अब सोचिए आपकी मान लो समोसा खाने वाले लोग 10 हैं, लेकिन तो समोसा केवल एक ही है, तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर दोस्तों समोसा खाने वाला आदमी एक ही है और सो बेचने वाले 10 लोग हैं, तो समोसा की प्राइस कम हो जाएगी। सो कीमत सिद्धांत जो है वो भी यहां पर आएगा। डिमांड से कनेक्ट, डिमांड जो है इसी तरह से जुड़ा हुआ है, कीमत जो है वो इसी जुड़ी हुई है, ठीक है। तो डिमांड और कीमत दोस्तों जुड़ी हुई है आपस में ना। तो पूछे आपसे कीमत सिद्धांत, सो कीमत सिद्धांत भी यहीं पर आएगा ना। तो डिमांड सप्लाई थ्योरी और सो आपके कीमत सिद्धांत पूछे आपसे, प्राइस थ्योरी जो है वो इसी का हिस्सा आपके लिए होने वाले, ठीक है। डिमांड सप्लाई थ्योरी और तो प्राइस थ्योरी जो है इसी का दोस्तों हिस्सा कौन होने वाले हैं? वो होने वाले हैं। मैंने आपसे शुरुआत में कहा दोस्तों कि इकोनॉमिक्स जो है वो आपके स्टडी ऑफ मनी दोस्तों, धन का अध्ययन होगा। ये दोस्तों आपके छोटी परिभाषा है। तो अगर आपसे पूछो दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसका दोस्तों फादर कौन होगा? आपके एडम स्मिथ दोस्तों बल देगा किसके ऊपर? माइक्रो में डिमांड सप्लाई के ऊपर बल देने वाला कौन है? वो एडम स्मिथ, ठीक है। इसमें दोस्तों लिख लीजिए, यहां पर इसमें लिख लीजिएगा, आपके लिख लीजिए इसमें एडम स्मिथ, ठीक है। एडम स्मिथ जो है वो इसके ऊपर बल देने वाला है, ठीक है। एडम स्मिथ जो है वो इसके ऊपर बल देने वाला है, ठीक है। ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स दोस्तों, आगे तो हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, पर आपको एक बात समझ होनी चाहिए कि डिमांड सप्लाई प्राइस आपके ये सारी चीजें माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर दोस्तों पूछूं आपसे नेशनल दोस्तों इनकम, अब समझो संपूर्ण दोस्तों इकोनॉमिक्स की बात को, नेशनल इनकम पूछे आपसे किसका दोस्तों हिस्सा होगा? संपूर्ण दोस्तों राष्ट्र की बात करेंगे तो वो हो गया नेशनल इनकम से। अगर दोस्तों पूछो आपसे तो किसी दोस्तों एक व्यक्ति की इनकम की बात करूंगा वो यहां पर आएगी, है ना। लेकिन दोस्तों किसी आपके संपूर्ण देश की बात हो रही है, आपके नेशनल दोस्तों इनकम राष्ट्रीय आय की बात हो रही है, तो वो यहां पर आने वाला है, ठीक है। राष्ट्रीय दोस्तों आय, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, बेरोजगारी दोस्तों, ये सब बड़े स्केल लेवल की चीजें है ना। तो आय हो गया, रोजगार हो गया, ये सारी चीजें यहां पर आएंगे, ठीक है। लिखिए आय और रोजगार, ठीक है। आय और रोजगार जो है ये यहां दोस्तों आने वाला है। आय रोजगार सिद्धांत जो है वो यहां पर आएंगे, ठीक है। वहां दोस्तों कौन आएगा? वहां डिमांड सप्लाई थ्योरी आएंगी, और यहां दोस्तों आपके एम्प्लॉयमेंट इनकम थ्योरी जो यहां पर आने वाली है। आय रोजगार सिद्धांत यहां पर है। और अगर पूछूं आपसे तो राष्ट्रीय आय, पूछो तो राष्ट्रीय आय जो है वो कौन सी इकोनॉमिक्स का? सो ये आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा कौन है? आपके नेशनल इनकम जो है वो इसका हिस्सा है। और अगर पूछे दोस्तों इसके ऊपर बल देने वाला है एक दोस्तों बड़ी फेमस बुक है इकोनॉमिक्स में, आपके जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के सामान्य सिद्धांत, बड़ी फेमस बुक है। इसकी हिंदी नहीं होती है क्योंकि सो लिखने वाला सो अंग्रेज था आपके, तो हिंदी नहीं हो पाएगी, पर हम हिंदी में बोल देते हैं। पर इसका नाम क्या है? जर्नल थ्योरी ऑफ आपके एम्प्लॉयमेंट। सो ये जेम्स किन्स की बुक है दोस्तों, बड़ा फेमस व्यक्ति किन्स है आपके। तो पूछूं आपसे एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की बात करने वाला कौन है? किन्स है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करने वाला किन्स होगा।
होगा, ठीक है। तो इसमें नाम लिखिए, सो इसमें लिखिए आपके किन्स का नाम, ठीक है। इसमें लिखिए किन्स का नाम, है ना, इसमें लिख लीजिए आप किन्स का दोस्तों नाम छाप लीजिए, किन्स का नाम जो है आपको इसमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ एडम दोस्तों स्मिथ हो गया है वेल्थ ऑफ नेशन वाले, और ये दोस्तों कौन हो गए आपके, ये रसगुल्ला आपके जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाले हो गए, किन साहब हो गए। इनकी पुस्तक का नाम जो है वो आपके, वो आप यहाँ पर दोस्तों लिख लीजिए। इनकी दोस्तों बड़ी फेमस बुक है, किसका नाम क्या है, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है, ये दोस्तों इनकी बड़ी फेमस बुक है, आगे भी जिक्र होगा इसके बारे में, जानना। जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये इनकी पुस्तक का नाम है, किन्स की पुस्तक का नाम लिखिए एक बार। अब आप ये मत सोच लेना कि आपको माइक्रो और मैक्रो समझ में आ चुका है, बस गुरुजी 11वीं क्लास 12th क्लास समझ में आ गई, खत्म करो यहीं पर, है ना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये तो शुरुआत है, ठीक है, ये तो शुरुआत है ना। देखिए इकोनॉमिक्स टाइप जो है माइक्रो और मैक्रो, व्यष्टि और समष्टि, है ना। लाइव क्लास में बेटा ऑप्शन नहीं होता है ना आगे पीछे करने का, वो लाइव के बाद ही आता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये सिस्टम है। हाँ लिख लो, आराम से लिख लो, है ना, लिख लो आराम से। एग्जाम तो तुम्हारा 15 साल बाद, लिख लो आराम से, लिख लो, माइक्रो मैक्रो लिख लीजिए आराम से, फटाफट थोड़ा हाथ चलाना है ना। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाऊं इकोनॉमिक्स के अंदर, तो थोड़ा हाथ आपको तेज चलाना है, ठीक है। और ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये आदेश है ना। कल देखना भाई साहब, कल दोस्तों इतने रावण बाहर निकलेंगे रावण को जलाने के लिए, कल देखना भाई साहब, कल आप स्टेटस देखना, रावण दहन की शुभकामनाएं, रावण ही लिखेगा रावण दहन की शुभकामनाएं। आज के जो रावण है ना दोस्तों, लिख लिया बेटा माइक्रो मैक्रो। हमें तो इकोनॉमिक्स ने लूटा, करंट अफेयर्स में कहाँ दम था, हमें तो इकोनॉमिक्स ने लूटा, करंट अफेयर्स में कहाँ दम था, हमारी कश्ती तो वहां डूबी जहां कंसेप्ट कम था। वाह वाह वाह, क्या खतरनाक लाइन बोली है ना। चले भाई आगे, वेरी गुड गोविंद, वेरी गुड। चलो बेटा आगे। ये देखो हमने शुरुआत कहाँ से की, हमने तो शुरुआत की थी आपके कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, और हमने बताया कि स्टडी ऑफ मनी होता है इकोनॉमिक्स। वो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र अलग बात है, वो मैंने आपको डिस्कस वहीं पर कर दिया, ठीक है। एडम स्मिथ की तो बात आती है, एडम स्मिथ की बात आती है, और सैमुअल्सन की लाइन भी मैंने लिखा दी आपको, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ ग्रोथ है, ये सैमुअल्सन ने कहा था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर तो टाइप क्या है आपके इकोनॉमिक्स के, टाइप माइक्रो मैक्रो दो टाइप के इकोनॉमिक्स होते हैं, ये भी मैंने आपको लिखवा दिया, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर 3 वर्ड आए, मांग आपूर्ति कीमत, इनका संबंध क्या है वो यहीं पर हम पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो पूरे इकोनॉमिक्स में ये डिमांड सप्लाई प्राइस पूरे इकोनॉमिक्स में काम आने वाली है, ठीक है। यही नोट कर लीजिए, ठीक है। लिखिए आपके, देखिए लॉ ऑफ डिमांड, लिख दीजिए लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, मांग के सिद्धांत, लॉ ऑफ डिमांड, मांग के सिद्धांत, मांग के नियम, कुछ भी लिख दीजिए, मांग के नियम, मांग के सिद्धांत, कुछ भी लिख दीजिए, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। आप तो जनरल सोचिएगा, आप जो है जनरल सोचिए आप, ठीक है। आपको समोसा खाना है, ठीक है, आपको रसगुल्ला समोसा खाना है दोस्तों, बेचने वाले समोसे बेचने वाले आपके बहुत सारे हैं, खरीदने वाले कम है, ठीक है। अगर तो समोसे की जो डिमांड कम होगी तो उसकी प्राइस कम होगी। अगर दोस्तों मैंने कहा आपसे कि भाई साहब अब दोस्तों कल है दशहरा, कल दोस्तों दशहरा है, कल है दशहरा, ठीक है। अभी दोस्तों इस समय रावण की डिमांड बहुत सारी है ना, रावण खरीदने वाले लोग अधिक हैं, इसलिए रसगुल्ला रावण की प्राइस अधिक है ना। पर दोस्तों सोचिए आप, क्या दोस्तों होली पर कोई रावण को खरीदेगा? चाहे दोस्तों रावण आपकी 50% ऑफ पर मिलेगा ना, तो भी कोई नहीं खरीदने वाला होली पर है। तो सर डिमांड जैसे जैसे बढ़ती है तो उसकी प्राइस भी बढ़ती जाती है, ये आप समझ चुके होंगे, ठीक है। मैंने कहा दोस्तों आपके, मैंने कहा अगर दोस्तों मान लो, मैंने कहा दोस्तों आपसे कोई दोस्तों चीज आपके, कोई चीज जो है उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ेगी कोई चीज की तो उसकी प्राइस भी बढ़ेगी, उसकी कीमत भी बढ़ने वाली है, ठीक है। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस उसकी बढ़ने वाली है, ये आप समझ चुके हो, ठीक है। रावण की डिमांड बढ़ेगी तो रावण की प्राइस भी बढ़ने वाली है, ठीक है। अब दोस्तों सोचिएगा, आप सोचिए, अगर दोस्तों मान लीजिए आपके एक आपके पेन मान लीजिए
एक पेन अगर 5 रुपए का है और आप एक महीने में 10 पेन दोस्तों लेते हो, आप 10 पेन लेते हो तो 50 रुपये आपको देने पड़ते हैं। ठीक बात दोस्तों, एक पेन 5 रुपए का है, आप साल में 10 पेन लेते हो, 50 रुपये आपको देने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों मान लीजिए एक पेन दोस्तों 5 की जगह आपके 10 रुपए का हो गया, तो आपकी दोस्तों डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, आप बोलोगे कि नहीं मुझे केवल 5 ही पेन दे दो क्योंकि मेरे पास में 85 रुपये हैं। ठीक है, मेरे पास 85 रुपये हैं, मुझे 5 पेन दो। अगर दोस्तों प्राइस बढ़ती है, कोई चीज की प्राइस दोस्तों बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम होती है, आप जानते हो। ठीक है, प्राइस और कीमत बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, ये जनरल लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, ये दोस्तों जनरल कीमत बढ़ने पर क्या होता है, कीमत बढ़ने पर मांग में कमी आती है, कीमत बढ़ने पर मांग में कमी आती है। ये दोस्तों क्या है, जर्नल लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, कीमत बढ़ने पर मांग में कमी आती है, ये रसगुल्ला जर्नल थ्योरी ऑफ डिमांड है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब दोस्तों अगर कीमत प्राइस बढ़ेगी, पी फॉर प्राइस, आपके सो प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड जो है वो इसकी कम होने वाली है। ये बात समझ में आई नहीं है आपको? कीमत और केस जर्नल्स ये बहुत सामान्य बात है ना। कीमत दोस्तों बढ़ेगी, अब कोई भी चीज कीमत बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी उसकी, तो डिमांड उसकी कम होने वाली है, ये जनरल बात है। प्राइस बढ़ने पर डिमांड उसकी कम होगी, जनरल दोस्तों बात है आपके कि प्राइस बढ़ेगी कोई चीज की, डिमांड कम होगी, उसको खरीदने वाले लोग कम हो जाएंगे क्योंकि उसकी कीमत बढ़ चुकी है। ठीक है, तो कीमत बढ़ने पर डिमांड कम होती है, ये रसगुल्ला जर्नल थ्योरी ऑफ डिमांड होता है। सो सामान्य मांग का नियम है, आपके सामने मैंने लिख दिया। ठीक है, अगर दोस्तों मांग बढ़ेगी तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक है, ये अलग सिद्धांत दोस्तों। एक सिद्धांत क्या हो गया, कीमत बढ़ेगी तो उसकी जो डिमांड है वो कम होने वाली, सेकंड सिद्धांत हो गया है। यहां लिख लीजिए, यहां से लिख लीजिए, आपके यहां लिख लीजिए मांग बढ़ने पर कीमत में वृद्धि होती है, मांग बढ़ने पर कीमत में वृद्धि होती है। आप पूछोगे सर क्या इसका कोई अपवाद भी है, एग्जाम वाला से अपवाद पूछा है क्या दोस्तों, इसका कोई अपवाद है क्या कि कीमत बढ़े और डिमांड कम ना हो, डिमांड बढ़ जाए? क्या दोस्तों कोई अपवाद है इसका? मूल्यवान दोस्तों हीरे इसके अपवाद हैं। जिसकी कीमत जितनी अधिक होगी उसी की डिमांड सो अधिक होगी। लोग सोचेंगे कि भाई ये अलग हीरा है, सो एंटिक पीस है आपके, सो एंटिक पीस दोस्तों कीमत बहुत अधिक होती है उनकी। पेंटिंग दोस्तों, पेंटिंग देखना आपके, जिनकी दोस्तों कीमत अधिक होती है उनकी डिमांड भी अधिक होती है। देखना एंटी दोस्तों पीस जो होते हैं आपके, मूल्यवान जो वस्तु होते हैं उनके केस में उल्टी बात है। तो अपवाद लिख लीजिए इसका, अपवाद दोस्तों महत्वपूर्ण है। अपवाद पूछूं आपसे, अपवाद छापना, अपवाद दोस्तों लिखिए, अपवाद पूछे आपसे इसका, वो है रसगुल्ला। फर्स्ट नंबर लिखना, प्रतिष्ठावान वस्तु है, प्रतिष्ठावान वस्तु, प्रतिष्ठावान वस्तु छापना, प्रतिष्ठावान वस्तु, मूल्यवान वस्तु। एग्जाम्पल हीरा, एग्जाम्पल हीरा। एंटिक पेंटिंग, एंटिक वस्तुएं। ये महात्मा गांधी जी का चश्मा है। अब दोस्तों इसकी कीमत बढ़ेगी तो इसकी डिमांड भी बढ़ रही है क्योंकि दोस्तों खरीदने वाले लोग अलग टाइप के लोग हैं इसको, है ना। नमक को खरीदने वाले लोग अलग टाइप के लोग हैं, ठीक है। मूल्यवान हीरा को खरीदने वाले लोग अलग टाइप के लोग हैं। उनके पास दोस्तों पैसे की कोई पैसा उनके पास इतना सारा है कि उनको फर्क नहीं पड़ता कीमत बढ़ रही क्या, वो सोचते कीमत बढ़ने पर ये चीज अच्छी होगी, उसकी डिमांड बढ़ती। सो हीरा हो गया, एंटिक कार छापना, एंटिक वस्तु हो गई, एंटिक कार हो गई, एंटिक कार बहुत दोस्तों पुरानी कार है वो हो गई। प्रतिष्ठावान वस्तु हो गई, मूल्यवान हीरा, कोई पेंटिंग आपके। तो ये सारी चीज आपके, ये सारी चीज क्या है, अपवाद है। मतलब दोस्तों इनकी कीमत बढ़ने पर इनकी डिमांड बढ़ती है, कीमत बढ़ने पर इनकी मांग बढ़ती है। नॉर्मल बात है पर मैं लिखा रहा हूं आपको ये बात जो है। देखिए इकोनॉमिक्स को समझना है तो इकोनॉमिक्स की जो आत्मा है ना, कीमत, डिमांड, आपूर्ति, मनी,
ये सारी बातें हमें पढ़नी पड़ेंगी एक बार, उसके बाद इकोनॉमिक्स आसान होगी। साइंस मैंने बायोलॉजी पढ़ाई थी आपको पहली क्लास, उसमें मैंने इसी बात की थी, वो क्लास कोई और पढ़ाता नहीं है उस क्लास को, कि वर्ड का मतलब क्या होता है। ये सो डिमांड सप्लाई आपके दिमाग में अगर उसे क्लियर होगा तो आपके कीमत बढ़ेगी, तो भविष्य में वो इन्फ्लेशन हो जाएगी, महंगाई हो जाएगी। मैं महंगाई पढ़ाऊंगा आपको, पता ही नहीं दोस्तों आपको डिमांड बढ़ने से कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या महंगाई पढ़ोगे आप लोग, महंगाई डायन खा जाएगी आपको, है ना। तो मैं यहीं पर लिखवा रहा हूं, पहली क्लास है, महत्वपूर्ण क्लास होगी, कंसेप्ट के हिसाब से महत्वपूर्ण होने वाली, ठीक है। पहला पॉइंट दोस्तों, प्रतिष्ठावान जो वस्तु होती है आपके, जो मूल्यवान जो वस्तु होते हैं, उनके केस में आपके से उल्टा है, क्योंकि दोस्तों यहां पर पैसे की कीमत है ही नहीं। लिख लो इसको, क्योंकि रसगुल्ला यहां पर पैसे की कीमत ही नहीं है, पैसा इतना सारा इनके पास में, इसकी कीमत है ही नहीं। कभी कभी दोस्तों ऐसी ऐसी जो पेंटिंग बिकती है, देखना सो अखबार में देखना, कई दोस्तों ऐसी पेंटिंग है आपके, ये सब पेंटिंग दोस्तों, ये सब पेंटिंग है, ये खरीदी 50,000 करोड़ रुपए में। अब क्या अपन सोचते हैं लोग, यार इसमें क्या खरीदा इसने 50,000 करोड़ रुपए में, पर दोस्तों शौक है, शौकीन जो लोग हैं ना, शौकीन जो लोग हैं वो इसमें आते हैं, ठीक है। शौकीन रसगुल्ला जो लोग हैं वो इसमें आते हैं। किसी को कोई चीज का शौक है दोस्तों, किसी को कोई चीज का शौक है ना, शौकीन लोग जो हैं वो इसमें आते हैं, ठीक है। आपको चाय पीनी है, शौक है आपको पीने का, आप पियोगे महंगी से महंगी चाय, प्राइस बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका डिमांड बढ़ेगी आपकी तो उल्टी। तो ये पहला क्वेश्चन होगा। सेकंड दोस्तों, गुफेन गिफेन वस्तु है, ये महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जो आपने इकोनॉमिक्स में वर्ड तो सुना होगा पर आपने अधिकांश जगह पढ़ा नहीं है इसको ना। गिफेन वस्तु, इंग्लिश में भी इसको गिफेन गुड्स कहते हैं ना, गिफेन गुड्स, ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो दो टाइप के गुड लिखा है मैंने आपको, ये दोस्तों लग्जरी गुड्स है ना, एक रसगुल्ला लग्जरी गुड्स होता है आपके, जो अमीर लोगों के पास में होते हैं, लग्जरी के लिए जरूरी होते हैं। एक दोस्तों ऐसे गुड़ होते हैं जो लग्जरी नहीं होते, नमक हो गया, ब्रेड हो गया, ये दोस्तों नॉन लग्जरी गुड्स है आपके। आटा हो गया दोस्तों, ये हर किसी को खरीदना पड़ेगा अगर उसको जीवन जीना है, तो ब्रेड नमक आटा खरीदना पड़ेगा, ठीक है। इन्हें बोलते हैं नॉन लग्जरी गुड्स। तो ये दोस्तों नॉन लग्जरी गुड्स होती है ना, गिफेन वस्तु जो है वो नॉन लग्जरी गुड्स होती है। इकोनॉमिक्स में परिभाषा का महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, इकोनॉमिक्स में एग्जाम्पल का योगदान होता है। अगर आपने एग्जाम्पल याद कर लिया साथ में तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ जाओगे, आसानी से पढ़ जाओगे, ठीक है। गिफेन वस्तु की परिभाषा याद नहीं कर पाओगे, पर इसका जो एग्जाम्पल बताऊंगा समझ में आएगा उसी से आपके ना। इसको बोलते हैं नॉन लग्जरी गुड्स आपके, मतलब दोस्तों वह वस्तु है जिसमें आय का दोस्तों बड़ा भाग जो है खर्च होता है इन्हीं वस्तुओं के लिए से। आय का बड़ा भाग, आय का बड़ा भाग जो है, आय का बड़ा भाग जो है वो इसी में खर्च होता है, आय का बड़ा भाग जो है वो दोस्तों यहीं पर खर्च होता है। ये वो गुड्स होती हैं आपके, इन्हें बोलते हैं गिफेन गुड्स। क्या बोलते हैं? गिफेन गुड्स बोलते हैं, इन्हें नॉन लग्जरी गुड्स बोलते हैं। ये सो लग्जरी चीज नहीं आपके। मैंने कहा दोस्तों आपसे कि कीमत बढ़ने पर डिमांड कम हो जाए दोस्तों, ये तो है आपके जर्नल लॉ ऑफ डिमांड। अब हम इसके अपवाद पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका अपवाद पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल लिखा रहा हूं, छोड़ दीजिए इसको यहीं पर, आप देखिए एग्जांपल, फिर आपको भी लिखना है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन, पहली स्थिति देखना आपके, फर्स्ट कंडीशन क्या सो, फर्स्ट कंडीशन दोस्तों ये है कि आप मध्यम वर्ग से हैं दोस्तों, मीडियम लाइफ जी रहे हैं आप, आपको कुछ ऐसी वस्तुएं जो चाहिए, नमक हो गया, ब्रेड हो गया दोस्तों, ब्रेड ले लेते हैं, ठीक है, ब्रेड ले रहे हैं एग्जांपल, ठीक है, ब्रेड। लेकिन अगर आपके पास पैसा हो तो आप ब्रेड को छोड़कर आप आइसक्रीम भी खा लेते हो ना, अगर तो पैसा हो आपके पास में तो आप आइसक्रीम भी खा लेते हो। ब्रेड जरूरी है, आप खाते ही खाते हो, जरूरी है आपके लिए ना। ब्रेड आपके नॉन लग्जरी गुड्स है आपके, हर कोई खाता है ब्रेड, ठीक है, मीडियम वर्ग। लेकिन दोस्तों आइसक्रीम जो है आपके वो हर कोई नहीं खाता। हाँ, अगर आपके पास पैसा हो तो आप खा लेते हो, बाकी नहीं खाते हो, ये वो वाला सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों देखना आपके फर्स्ट कंडीशन जो आपके सामने आ रही है दोस्तों, वो आपके साथ, अगर दोस्तों ब्रेड की कीमत जो है वो 10 रुपए, एक पैकेट जो है वो आ रहा 10 रुपए का, ठीक है, एक पैकेट जो है 10 रुपए का आ रहा है ब्रेड के, ठीक है। आपकी दोस्तों इनकम 100 रुपए, आपकी इनकम है 100 रुपए, आपकी आय 100 रुपए, ठीक है।
आपकी जो फैमिली है उसकी है 100 रुपये, ब्रेड एक पैकेट 10 रुपये का आ रहा है, वैसे आता नहीं है, एग्जाम्पल तो लगा रहा हूँ। ब्रेड दोस्तों एक पैकेट 10 रुपये का आ रहा है, मान लीजिए, ठीक है। और आइसक्रीम दोस्तों, आइसक्रीम जो है आपके सो आइसक्रीम जो है आपके, वो रसगुल्ला मान लीजिए एक पैकेट जो है वो 50 रुपये का आ रहा है, ठीक है। ये पहली वाली कंडीशन आपके सामने आ चुकी है, ठीक है। मैंने कहा दोस्तों ब्रेड आपके एक पैकेट 10 रुपये का आता है और आइसक्रीम जो है वो एक पैकेट 50 का आ रहा है। आपने बोला ठीक है 5 पैकेट ब्रेड ले आओ, 5 पैकेट ब्रेड ले आओ और एक पैकेट ले आओ आइसक्रीम। आपने बोला ठीक है 5 पैकेट ब्रेड लिया है, एक पैकेट में आइसक्रीम लिया है, ये ठीक बात सुनो। 5 पैकेट लाया, 50 रुपये हो गया, और एक पैकेट 50 हो गया, 100 रुपये हो गया। यही हमारी इनकम थी, इतना ही हमें खर्च कर रहा है, ठीक है। अब दोस्तों हुआ क्या लेकिन रसगुल्ला, अब दोस्तों ये हुआ कि ब्रेड हो गया, ब्रेड से एक पैकेट जो है ये हो गया आपका, मान लो ब्रेड से एक पैकेट जो है वो हो गया आपके 15 रुपए का, ब्रेड एक पैकेट 15 रुपए का हो गया है अब, ठीक है। और जो आइसक्रीम वो 50 की है, आइसक्रीम 50 की है। अब देखना दोस्तों आइसक्रीम एक पैकेट 50 का ही है। अब यहाँ दोस्तों आपको मैंने कहा कि भाई 5 पैकेट तो आपको खरीदने ब्रेड के, क्योंकि आपके घर की जरूरत है ये, 5 पैकेट ब्रेड जरूरत है आपके घर की, है ना, क्योंकि आपके हर घर में हर चीज ब्रेड की बनती है, तो जरूरत हो चुकी ब्रेड आपके लिए, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर क्या होगा आपके, अगर दोस्तों आप 5 पैकेट इसको लोगे तो ये हो गया कितने का आपके, ये हो गया 75 रुपए का, और एक पैकेट इसका लोगे तो ये हो गया कितने का, ये हो गया आपके 50 रुपए का। कुल दोस्तों कुल कितने हुए, कुल हो गया आपके कितने, 5 और 12 125 रुपए अधिक हो गए। अब दोस्तों यहां पर आप क्या करने वाले हो, यहां दोस्तों आप ब्रेड जो है वो 5 नहीं वो 6 पैकेट लाओगे ब्रेड के, और ये छोड़ दोगे, स्किप कर दोगे आइसक्रीम, ठीक है। यहां दोस्तों क्या होगा, यहां रसगुल्ला आप जो है वो 6 पैकेट ब्रेड लाओगे। यहां दोस्तों आप क्या करोगे, आप बोलोगे भाई एक पैकेट एक्स्ट्रा ले लो, कल को और कीमत ना बढ़ जाए इसकी, एक पैकेट एक्स्ट्रा ले लो, कल को और कीमत ना बढ़ जाए, हमारे तो काम आ ही जाएगा ब्रेड। ये दोस्तों आप छोड़ दोगे, स्किप मार दोगे है, ये आप बोलोगे स्किप मारो इसको, ये लेना ही नहीं है। 6 गुना 15 90 रुपये, और आप खुश रहोगे कि आपने 10 रुपये बचा लिए। यहां पर बात पहले पड़ चुकी होगी। ये दोस्तों ब्रेड गिफिन वस्तु है, नॉन लग्जरी गुड्स है। देखो कीमत बढ़ी सो कीमत बढ़ी, लेकिन फिर भी दोस्तों डिमांड बढ़ गई, कीमत बढ़ी फिर भी रसगुल्ला डिमांड बढ़ गई। ये होती है नॉन गुड्स, नॉन आपके लग्जरी ब्रांड्स, या फिर आपके इसको बोलते हैं हम क्या, इसे बोलते हैं हम लोग गिफेन वस्तुएं। तो समझ में आ चुका होगा। कभी दोस्तों पूछ ले आपसे गिफेन दोस्तों वस्तु के अंदर कीमत बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी डिमांड बढ़ती है। क्यों बढ़ती है वो मैंने आपको बता दिया, क्यों उसकी डिमांड बढ़ेगी यहाँ पर, वो आपके सामने है। क्योंकि दोस्तों ये नॉन लग्जरी गुड्स है, इनकी आवश्यकता है, जरूरत है इनकी, और अगर दोस्तों ये नहीं होंगे तो काम नहीं चलने वाला। इस वाले के बिना काम चल जाएगा। एसी दोस्तों घर में नहीं है कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। फैन की जरूरत तो है, वो तो चाहिए घर के अंदर, है ना। एसी एसी दोस्तों, एसी जो है लग्जरी गुड्स है, फैन अब लग्जरी गुड्स नहीं बचा है। ये आपको अंतर समझ में आ जाएगा। मोबाइल से मोबाइल जरूरत हो चुका है, पहले रसगुल्ला मोबाइल लग्जरी गुड्स था, पर आज नहीं है लग्जरी गुड्स, आज जरूरत हो चुकी है मोबाइल, है ना। मोबाइल की कीमत बढ़ेगी तो भी आप खरीद लोगे उसको। एप्पल खरीद रहे हो ना दोस्तों आप, कौन सी डिमांड कम हो गई एप्पल की बताओ, आपके खरीदने वाले लोग खूब खरीद रहे हैं आपके। अब लग्जरी गुड्स मोबाइल नहीं बचा है, तो आप नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल आपके सामने कि फैन वस्तुएं जो है, यहाँ दोस्तों लिख लीजिएगा, यहाँ लिख लीजिए, इनकी प्राइस बढ़ने पर इनकी डिमांड भी बढ़ती है, कम नहीं होती है ना। अब इसको नोट कीजिए आप ना, एग्जाम्पल नोट कीजिए। एग्जाम्पल समझ में आ गया नहीं आया बताओ मुझे, एग्जाम्पल जो है समझ में आ गया आपको, तो मैंने समझाया आपको यहाँ पर एग्जाम्पल, रिफ्रेश मारो भाई, एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको। पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ रहे कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, ये मेरी जिम्मेदारी है ना, काहे चिंता कर रहे हो आप लोग, मैं आपको सारी बातें समझा रहा हूं ना। देखो एग्जाम्पल पूरा लिखा है मैंने, एग्जाम्पल पूरा लिखा है, देखिए यहां पर। सर मैं कल आपसे मिलने आऊंगा, सिलेक्शन हो गया मेरा, बिल्कुल मुकेश आना, कल मिलने आना, कल मिलकर बेरोजगारी जो है उसका रावण जलाएंगे।
घटिया किस्म की वस्तु नहीं बोल सकते है ना दोस्तों। लग्जरी ब्रांड, नॉन लग्जरी ब्रांड अलग अलग बात है, ठीक है। घटिया किस्म की नहीं। नमक, ब्रेड, ये तो नॉन लग्जरी ब्रांड है, ये घटिया किस्म की वस्तु नहीं है ना, गलत बात। घटिया किस्म की नहीं, नॉन लग्जरी ब्रांड। वर्ड का सही उपयोग करना है। लिख लिया रसगुल्ला? हो गया एग्जाम्पल, चलो आगे बढ़ो। ये हमारा हो गया कि भाई एक सिद्धांत था जो मैंने आपको लिखा दिया, ठीक है। अब लिखिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, लिखिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। सेक्टर, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। आपने खूब पढ़ा होगा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, 3 क्षेत्र पढ़ोगे। पर दोस्तों वर्तमान इकोनॉमिक्स में 5 हो चुके हैं ना गुरुजी, 3 तो याद नहीं होते, ये 5 हो गए। इसमें सवाल दोस्तों यही पूछता है आपसे कि बिजली कौन सा भाग होती है, मैन्युफैक्चरिंग कौन सा पार्ट है, कंस्ट्रक्शन कौन सा सेक्टर है। सवाल ऐसे ही पूछता है आपके, प्राइमरी में क्या आता है, सेकेंडरी में क्या आता है, रेड कॉलर जॉब किस में अंदर आती है, सारी बातें मैं लिखाऊंगा आपको यहाँ पर। देखिएगा सेक्टर दोस्तों 5 है ना, वर्तमान में रसगुल्ला 5 है। मूलभूत रूप से 3 ही है दोस्तों, पर तीसरे में 2 नए और बन गए, तीसरे में 2 नए और बन गए, कुल 5 हो चुके हैं, ठीक है। अब 5 है। लिखिए फर्स्ट दोस्तों, फर्स्ट लिखिएगा प्राइमरी सेक्टर, इसे बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। आपने खूब सुना होगा कि जो एग्रीकल्चर जो है उस आपके वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती है, ठीक है। मतलब दोस्तों जो नेचुरल प्राकृतिक, जो दोस्तों प्राकृतिक क्रिया से प्राप्त होते हैं, जो प्रकृति से हमें सीधा मिलता है आपके, वो आता है प्राइमरी सेक्टर। जो हमारा रॉ मटेरियल, जो आपके कच्चा माल दोस्तों होता है, वो आता है किससे, आपके प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। लिखिएगा आपके जिसका उत्पादन, जिसका उत्पादन प्रकृति से होता है वो होता है प्राइमरी सेक्टर। जो सीधा दोस्तों नेचर से हमें मिलता है वो होता है हमारा कौन सा, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, कृषि, खेती कर रहे हो दोस्तों आप, आपने बीज लिया, आपने बीज बो दिया जमीन के अंदर, जमीन ने दोस्तों फर्टाइल लैंड ने आपके सामने फसल दे दी, वो हमारा आ गया किसमें, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। जो दोस्तों प्रकृति से मिलेगा उत्पादन जो है जिसका, वो आपके प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। खनन, माइनिंग, माइनिंग, मछली पालन, मत्स्य पालन, पशुपालन, जो भी दोस्तों हमें नेचर से मिलता है आपकी, वो होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर। केवल कृषि ही प्राइमरी सेक्टर नहीं है आपके, मछली पालन, खनन, पशुपालन, मुर्गी पालन दोस्तों सारे इसी में आएंगे ना, सारे इसी में, ठीक है। मछली पालन, खनन, मुर्गी पालन लिख लो आपके, सारे इसी में। आप छोड़ दीजिए इसको अभी, अरे यार, मत्स्य पालन आप 4 लिख लीजिए एग्जाम्पल। कृषि हो गया, खनन हो गया, माइनिंग हो गया, सो खनन माइनिंग लिखना, खनन माइनिंग, ठीक है। मत्स्य पालन, पशुपालन जो है इसी के एग्जाम्पल है। सीधा तो नेचर से हमें काम, नेचर से मिल रही सारी चीजें, ये आपके इसका एग्जाम्पल होने वाला है, ठीक है। इससे दोस्तों हमें कच्चा माल की प्राप्ति होती है ना, इससे हमें कच्चा माल की प्राप्ति होती है। जैसे हमें मिल गया लोहा, हमें मिला लोहा। अब दोस्तों इससे कार बनानी है तो हमें इंडस्ट्री चाहिएगी, वो होगा हमारा सेकेंडरी सेक्टर। लोहा जो मिला है ना वो हमारा प्राइमरी सेक्टर है। अब लोहा बेच देंगे, उससे जो इनकम होगी वो इससे होने वाली इनकम होगी। लेकिन दोस्तों उस लोहे से कार बन जाएगी और उसको बेचेंगे तो इनकम होगी जो सेकेंडरी सेक्टर में आएगी, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर है, आपके कंस्ट्रक्शन सेकेंड सेक्टर होगा। लेकिन दोस्तों आपके जो रॉ मटेरियल जो आने वाला है वो प्राइमरी सेक्टर है ना। तो रॉ मटेरियल हो गया, कृषि, खनन, मत्स्य पालन, पशुपालन, ये तो इसके एग्जाम्पल हो गए। यहाँ दोस्तों जो काम करते हैं उन्हें बोलते हैं रेड कॉलर जॉब। यहाँ जो काम करते हैं उसे क्या बोलते हैं, रेड
कॉलर जॉब, इसको हिंदी मत करना, रेड कॉलर जॉब ऐसे लिखना है इसको ना, इसकी हिंदी नहीं करना, लाल कॉलर वाली जॉब नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं रेड कॉलर जॉब बोलते हैं, जो भी इसमें काम करता है उनको क्या बोलते हैं, रेड कॉलर जॉब बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी आप नोट कीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ एक सेक्टर है जिसका नाम है कृषि, और सो आप परिभाषित, आप जो आपके भली भांति परिचित तो आपके कृषि, आपके हमारा सबसे अधिक दोस्तों एम्प्लॉयमेंट जो है वो कृषि के अंदर लगा हुआ है। मतलब दोस्तों हमारी 50% पॉपुलेशन जो है उससे कहीं अधिक जो है वो केवल दोस्तों कृषि के अंदर है। लेकिन दोस्तों इसका जीडीपी में योगदान केवल 17% ही है। लिखना इस पॉइंट को, नोट लिखिएगा, नोट। कृषि में कृषि में कृषि में 50% से अधिक, 50% से अधिक श्रम बल संलग्न है, लगा हुआ है। लेकिन कृषि का जीडीपी में योगदान, जीडीपी पढ़ेंगे आगे ना, जीडीपी में योगदान केवल 17% है। आप समझे मेरी बात को? हमारी दोस्तों आधी पॉपुलेशन जो है ना आपके, वो केवल कृषि कार्य में लगी हुई है। लेकिन दोस्तों उससे जो आपके आउटपुट आता है, आपके जीडीपी में जो योगदान आता है वो केवल 17% ही आता है। आप दोस्तों सोचिएगा, आप सोचिए, ये दोस्तों एक लैंड फील्ड है ना, ये एक आपके मैदान हो गया है, ये एक आपके खेत है, ठीक है। ये खेत आपके सामने है जिसमें दोस्तों आपके फसल होती है ना, जिसमें आपके गेहूं होता है, इसमें होता है गेहूं आपका, ठीक है। ये खेत दोस्तों फील्ड है आपका जिसमें आपके गेहूं होता है, ठीक है। यहां दोस्तों क्या हुआ है, यहां पर जो खेत में आपके गेहूं होता है, मान लो दोस्तों वो गेहूं जो होता है आपके, उसके लिए एक आदमी पर्याप्त है, एक आदमी पर्याप्त है। लेकिन दोस्तों यहां पर क्या होगा, जो पूरा परिवार जो है वो इसी कार्य में लगा हुआ है, बच्चे भी लगे हुए हैं इसी कार्य के अंदर। माना कि दोस्तों एक आदमी होता तो भी काम चल जाता है इसका, पर दोस्तों हुआ क्या है, इसमें 5 लोग लगे हुए हैं, 5 लोग इसमें कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों इसका जो आउटपुट दोस्तों आता है आपके, आउटपुट जो आता है वो केवल दोस्तों एक व्यक्ति का आता है। आउटपुट दोस्तों इसके अंदर केवल एक व्यक्ति का आता है, लेकिन लगे हुए 5 लोग इसके अंदर। बाकी दोस्तों 4 लोग खुद को रोजगार में मान रहे हैं कि हम भी रोजगार में लगे हुए हैं। इसे बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। मतलब दोस्तों लगता है कि इंसान रोजगार के अंदर है, पर वो असली में दोस्तों रोजगार के अंदर होता नहीं, आपके छिपा हुआ बेरोजगार होता है। इसे बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगर आपसे कभी पूछ ले कि भारत कभी तो पूछूं आपसे, भारत के अंदर सर्वाधिक छिपी बेरोजगारी कहां पर, एग्रीकल्चर के अंदर। लिखिए, कभी तो पूछे आपसे, नोट करना, नोट कीजिएगा, नोट लिखिए, कृषि कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, जिसे छिपी बेरोजगारी, छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। कृषि दोस्तों हमारी रीढ़ की हड्डी है, एग्रीकल्चर दोस्तों हमारी रीढ़ की हड्डी है एग्रीकल्चर, क्योंकि दोस्तों इसमें 50% से अधिक पॉपुलेशन हमारी इसी कार्य में लगी हुई है। आप सोचिए, लेकिन दोस्तों हम इसमें नयापन कुछ कर ही नहीं रहे। अगर दोस्तों ये चाहे दोस्तों यहां पर तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। मान लो दोस्तों इस खेत के अंदर आपके गेहूं होता है, मान लो गेहूं होता है, ये नॉर्मल किसान गेहूं उगाएगा, उस गेहूं को मंडी में बेच देगा, वही काम करके ये 5 लोग वही काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर ये चाहें तो दोस्तों इस गेहूं को आपके
इसकी ब्रेड बना दे। एक छोटा सा साइड में आपके काम स्टार्ट कर, गेहूं का ब्रेड बनाए, गेहूं अपने खेत से ले लें, उसको ब्रेड में कन्वर्ट करें, और दोस्तों इसका बिस्कुट बना ले। अगर दोस्तों ये इस काम को कर लेंगे कि जो प्राप्त हुआ है, जो आपके कच्चा माल जो प्राप्त हुआ गेहूं, उसका आपके प्रोसेस करके नया माल बना दिया, तो ये होगा सेकेंडरी सेक्टर। लेकिन दोस्तों केवल दोस्तों गेहूं ही बनाएंगे तो ये 5 लोग ज्यादा हैं इस फील्ड के अंदर, केवल एक ही चाहिए। इसलिए दोस्तों किसान के बच्चे, किसान जो परिवार का आपके पिता होता है आपका, वो बोलता है कि मैं संभाल लूंगा खेत, तू जा बाहर पढ़ने। क्योंकि वो जानता है कि इस खेत में केवल एक आदमी चाहिए, 5 नहीं चाहिए। वो ये चाहता है कि ये उसकी मातृभूमि है। क्योंकि दोस्तों किसान किसान रसगुल्ला कुछ भी बेच देगा, पर अपनी भूमि को नहीं बेचेगा, वो उसका इमोशंस है। तो वो अपने बच्चे से बोलता है कि ठीक है, मैंने जो जिंदगी जी ली वो जी ली, पर तू मत जी इसको। क्यों बोलता दोस्तों आपके? वो यही बोल रहा है कि तू जा अपनी नौकरी की तैयारी कर ले, मैं तुझे खर्चा भेजूंगा इसी से। तो वो आप समझो मेरी बात को कि वो क्यों कह रहा है ऐसा। क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर प्रचंड बेरोजगारी है, छिपी हुई बेरोजगारी है। उनके साथ भी यही हुआ था। तो आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको मेरी बातें कि मैं क्या समझा रहा हूँ आपको यहाँ पर। कोशिश पूरी है मेरी कि इकोनॉमिक्स को आपको आसान समझाऊं मैं, वो कोशिश जारी है ना। लिखिए। आप दिखाई नहीं दे रहे, क्यों नहीं दिखाई दे रहा मैं भाई? मुझे आउट मत कर भाई, क्यों कर रहा है मुझे आउट यार? लिखो। अरे दिख रहा हूँ रे, देख लो, ये कमेंट आएंगे सारे सारे। लिखिए। दिख रहा हूँ भाई, दिख रहा हूँ, देख। चले आगे रसगुल्ला। देखिए यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर आपके सामने हो गया, क्या क्या इसमें शामिल है वो लिख दिया मैंने आपके सामने, और ये आपके कुछ एग्जाम्पल मैंने बता दिया। ठीक है, अब लिखिए सेकेंडरी सेक्टर। इसको बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र, इसको बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र। देखो आपने खूब पढ़ा होगा कि भाई इसे बोलते हैं इंडस्ट्री, इसमें आती है। पर आजकल दोस्तों इंडस्ट्री नहीं पूछता आपसे, आजकल पूछता है आपसे निम्न में से कौन सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 निर्माण, ऑप्शन नंबर 2 विनिर्माण, ऑप्शन नंबर 3 विद्युत आपूर्ति, ऑप्शन नंबर 4 कुछ और देगा, खनन। ऐसे सवाल पूछता तो आप घुसकर पूछता सवाल आपके। तो लिखिएगा इसे रसगुल्ला औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। देखिए मैंने कहा दोस्तों आपसे कि खेत था उसमें गेहूं को उगाया, वो हो गया प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, खनन किया हमने, लोहा प्राप्त किया, वो प्राइमरी सेक्टर। 2 एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा सो खेत था, खेत से हमने गेहूं प्राप्त किया, एक एग्जाम्पल ये हो गया। ठीक है, एक दोस्तों हमने खनन किया और लोहा प्राप्त कर लिया, ये दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने। ये 2 एग्जाम्पल आपके सामने। ठीक है, खेत से गेहूं प्राप्त कर लिया, उसको माइनिंग की हमने और लोहा प्राप्त कर लिया, 2 एग्जाम्पल आपके सामने हो चुके हैं। ठीक है, अगर दोस्तों इसी गेहूं और लोहे को हमने बेच दिया है तो वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आने वाला है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसी तो गेहूं का दोस्तों हमने इसको हम फैक्ट्री लेकर आए और इसी का दोस्तों हमने ब्रेड बना दिया, या दोस्तों इसी का हमने बिस्कुट बना दिया, कुछ भी बना दिया, ब्रेड बना दिया, बिस्कुट बना दिया इसी का। तो दोस्तों ये जो बनेगा ये होगा सेकेंडरी सेक्टर। हमने गेहूं को प्रोसेस कर दिया, नई चीज बना दी हमने गेहूं से आपके, इसमें वैल्यू एडिशन कर दिया, इसमें रसगुल्ला वैल्यू एडिशन कर दिया, तो ये होगा हमारा सेकेंडरी सेक्टर। अगर दोस्तों वैल्यू एडिशन हो जाए कुछ आपके, तो वो सेकेंडरी सेक्टर होता है। वैल्यू ऐड करनी है हमें। ठीक है,
गेहूं दोस्तों, गेहूं की कीमत क्या होती है आपके, आप जानते हो। और ब्रेड की कीमत क्या होगी वो आप जानते हो, ठीक है। गेहूं दोस्तों मान लो 1 किलो से गेहूं आपके मान लेते हैं आपके 50 रुपए का दोस्तों आता है, तो ब्रेड जो है आपके, वही दोस्तों 1 किलो ब्रेड आपके 500 रुपए का आएगा। वैल्यू ऐड कर दी उसकी हमने। हम फैक्ट्री में लेकर गए उसको, कुछ दोस्तों हमने श्रमिक लगा दिए, लेबर लगा दी उसमें, कुछ मशीन लगा दी उसके अंदर हमने, और हमने उसको ब्रेड बना दिया, नई चीज बना दी, वैल्यू ऐड कर दी उसमें, बिस्कुट बना दी दोस्तों हमने। अब लोहा दोस्तों देखना, लोहा दोस्तों हम लेकर आए आपके, इसकी कीमत क्या दोस्तों होगी लोहे की, लेकिन दोस्तों इसको हम फैक्ट्री में लेकर आए और यहां दोस्तों हमने इसकी कार बना दी। अब सोचिए दोस्तों, कार बना दी इसकी हमने, तो लोहा को कार में कन्वर्ट कर दिया। गन्ना दोस्तों, गन्ना लेकर आए हम, फैक्ट्री में लाए रसगुल्ला, यहां दोस्तों इसकी हमने क्या बना दी, यहां इसकी हमने बना दी क्या, यहां दोस्तों इसकी हमने बना दी क्या, चीनी, ठीक है। और देखिए टमाटर दोस्तों लाए हम फैक्ट्री के अंदर, और यहां हमने इसकी सॉस बना दी। तो इसे कहते हैं वैल्यू ऐड करना। सेकेंडरी पूछूं आपसे, सेकेंडरी से पूछा आपसे इसमें कच्चा माल कहां से आएगा, प्राइमरी से आएगा। सेकेंडरी के अंदर कच्चा माल कहां से, प्राइमरी से आएगा। फिर दोस्तों इसमें वैल्यू ऐड होती है उसकी, कुछ चीजें बनती है नहीं, विनिर्माण होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, कुछ दोस्तों नया आपके निर्माण होता है, कंस्ट्रक्शन होता है इसके अंदर। तो ये सारी चीजें सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आती है, ठीक है। तो पूछूं आपसे, इसमें दोस्तों लिखना आपके, इसमें कच्चा माल जो है, कच्चा माल कहां से, कच्चा माल प्राइमरी जो सेक्टर है आपके, इससे प्राप्त होगा, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होगा। और दोस्तों लिखना है, इसमें होता है वैल्यू एडिशन, इसमें होता है वैल्यू एडिशन, ठीक है। कोई वैल्यू ऐड करते हैं, गेहूं को ब्रेड बना दिया, वैल्यू ऐड कर दी, ठीक है। इसके इसमें मशीन लगती है, इसमें श्रमिक लगते हैं। अब रसगुल्ला श्रमिक दोस्तों दो टाइप के होते हैं श्रमिक, है ना। एक होते हैं स्किल्ड लेबर, उसे एक होते हैं आपके नॉन स्किल्ड लेबर, एक होते हैं कुशल श्रमिक, और एक होते हैं अकुशल श्रमिक। इसे बोलते हैं स्किल्ड लेबर और इसे बोलते हैं आपके नॉन स्किल्ड लेबर। मतलब दोस्तों हमने कहा कि भाई साहब ये ब्रेड बन चुकी है, इस ब्रेड में काउंट कर लो और काउंट करके भरते जाओ, वो नॉन स्किल्ड, ठीक है। कोई से कोई भी कर लेगा, आपके 10 ब्रेड काउंट करनी है और बताना है भाई 10 हो गई, अलग करना उनको, वो नॉन स्किल है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ब्रेड का दोस्तों आकार क्या होगा, ब्रेड में गेहूं कितना चाहिए, पानी कितना चाहिए, कोई और चीज कितनी चाहिए, वो तय करने वाला होता है स्किल्ड लेबर, ठीक है। दो टाइप, स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लेबर, ये दो टाइप से लेबर होता है। अगर दोस्तों पूछो आपसे स्किल्ड जो लेबर है तो उसे बोलते हैं व्हाइट कॉलर जॉब। स्किल्ड जो लेबर होता है उसे बोलते हैं व्हाइट कॉलर जॉब। आपने सुना दोस्तों, स्किल्ड लेबर जो है उसे बोलते हैं व्हाइट कॉलर जॉब, उसे बोलते हैं व्हाइट कॉलर जॉब। और रसगुल्ला जो नॉन स्किल्ड होता है उसे बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब। आप सो जान तो, दोनों की सैलरी अलग अलग होती है आपके, दोनों का महत्व अलग अलग होता है, इनकी संख्या कम होती है। स्किल्ड दोस्तों लेबर जो है आपके, इसीलिए दोस्तों भारत में स्किल इंडिया मिशन चल रहा है आपके, कि लेबर को स्किल किया जाए, कोई ना कोई उसके पास में ऐसी महारत हासिल हो किसी काम के लिए जो है, क्योंकि दोस्तों आज इनकी वैल्यू है, स्किल्ड लेबर की वैल्यू है, नॉन स्किल्ड की कोई वैल्यू नहीं दोस्तों आज, है ना। ये अकुशल श्रमिक की कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों आजकल, है ना। ये काम आजकल मशीन भी कर देंगी। 10 ब्रेड इकट्ठे करने, इकट्ठे किए, डल डाल दिए, गड्ढा खोदना है, गड्ढा खोदना है, खोद दिया मशीन ने। लेकिन दोस्तों कितना खोदना है, कितने बार पानी आएगा, ये काम जो है स्किल्ड लेबर है। तो स्किल्ड लेबर और नॉन स्किल्ड लेबर, ये दो दोस्तों लेबर आपके घर बना रहे हैं दोस्तों, घर का दोस्तों आपके जो मैप बनाना है, डिजाइन बनाना है, वो स्किल्ड लेबर है। उसकी कीमत कहीं अधिक दोस्तों होगी। एक होंगे मजदूर जो घर बनाएंगे,
उनसे बोला यहाँ प्लास्टर कर दो, प्लास्टर कर रहे हैं खड़े होकर के, उनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिल पाता उनको। तो स्किल्ड लेबर, इसको बोलते हैं व्हाइट कॉलर जॉब, और जो नॉन स्किल होता है उसको बोलते हैं आपके ब्लू कॉलर जॉब। दो टाइप के लेबर होते हैं आपके, इसमें से वैल्यू एडिशन होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं मूल्यवर्धन। मूल्यवर्धन बोलते हैं इसको ना। अब अगर आपसे पूछ ले भाई इसके अंदर कौन कौन सी चीज इसमें शामिल होती है, उनका नाम आप नोट कीजिए, ठीक है। इसमें दोस्तों निर्माण शामिल होता है, कंस्ट्रक्शन। कई कई लोग एक ही समझते हैं इसको ना, लिखिए निर्माण को बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। इसमें विनिर्माण शामिल होता है, मैन्युफैक्चरिंग, दोनों चीजें अलग अलग है। विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण, विनिर्माण दोस्तों ये शामिल होता है इसमें। लिखिए गैस जल और विद्युत आपूर्ति, गैस जल और विद्युत आपूर्ति, ये भी इसी में शामिल है। अब आप बोलोगे सर मैं फिर कह रहा हूं इकोनॉमिक्स समझना है आपको, तो एग्जाम्पल को साथ में रखो। एग्जाम्पल से उस वर्ड का मतलब समझो। सो घर बनाना आपके कंस्ट्रक्शन होता है, कोई सो बिल्डिंग बनानी है कंस्ट्रक्शन, सो कहते हैं ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर। घर बनाना सो बिल्डिंग बनानी है कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ब्रेड बनाना सो गाड़ी बनाना मैन्युफैक्चरिंग होता है। घर बनाना कंस्ट्रक्शन हो गया, गाड़ी बनानी है कार बनानी है वो मैन्युफैक्चरिंग होती है। कभी सो सुना आपने कार का कंस्ट्रक्शन चल रहा है? नहीं सुना होगा। कार की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, असेंबल करते हैं कार में, हैंडल कहीं और बन रहा है, गियर बॉक्स कहीं और बन रहा है, बॉडी कहीं और बन रही है, उसको लेकर आए मर्सिडीज कंपनी में लाए, उसको असेंबल कर दिया, मर्सिडीज की कार बन गई। यहां दोस्तों हर चीज नहीं बनती है, यहाँ कंस्ट्रक्शन होता है आपके, सारी चीजें वहीं बन रही जाकर के, आपके कंस्ट्रक्शन चल रहा है। घर का कोई बिल्डिंग तो बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कोई चीज आपके कोई वस्तु बन रही है आपके, वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। दोनों वर्ड अलग अलग है, निर्माण अलग है, विनिर्माण अलग है ना। निर्माण विनिर्माण अलग है, मैन्युफैक्चरिंग अलग है, और आप कंस्ट्रक्शन दोनों बात अलग है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं, इसे बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। वैसे आपने खूब पढ़ा हो भी होगा इसको, पर कुछ चीजें नहीं समझ में आई होंगी आपको। समझ में आई है तो दिल भेज दो। इकोनॉमिक्स समझ में आ रही है, यकीन मानना जब मैं अंतिम क्लास लूंगा इकोनॉमिक्स की, तो आप खुद बोलोगे सर इकोनॉमिक्स अब समझ में आ गई है। या अगर पहली क्लास में अगर समझ में आ रही है ना, ऊपर से नहीं जा रही मेरी बात, समझना अंतिम क्लास में समझ में आपको आ ही जाएगी, ठीक है। ये सेकेंडरी सेक्टर आपके सामने। अब लिखिए टर्सरी सेक्टर, देखिए तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, देखिए तृतीयक क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। अगर आप इकोनॉमिक्स समझोगे ना तो इससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ही नहीं। सारा खेल दोस्तों पैसे का ही है। आप तैयारी कर रहे हो, नौकरी लगेगी आपकी, क्योंकि पैसा मिलेगा आपको। गवर्नमेंट जॉब लगेगी मतलब पेंशन भी मिलेगी आपको, सिक्योरिटी आपके पास में। सारा खेल पैसे का है, सारा खेल पैसे का है ना। देखिए टर्सरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र। आपने उत्कर्ष को दोस्तों एक अमाउंट दिया है इस क्लास के लिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सर्विस दे रहा हूं मैं अपनी। ये सर्विस सेक्टर है, मैं अपनी सर्विस दे रहा हूं आपको। आप हॉस्पिटल गए, आपने पर्ची कटवाई डॉक्टर की, उसने आपको देखा, वो सर्विस दी उसने। तो एजुकेशन, मेडिकल सर्विस दोस्तों आपके, हॉस्पिटल, स्कूल, बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, परिवहन ट्रांसपोर्ट, ये सारी सर्विस। अच्छा अपना इसमें ये इसे बोलते हैं सर्विस सेक्टर। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सर्विस सेक्टर। इसमें परिवहन, परिवहन, इसमें बैंकिंग, इसमें हॉस्पिटल, इसमें शिक्षा, स्कूल, एजुकेशन, परिवहन, बैंकिंग, हॉस्पिटल, स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा, इंश्योरेंस, ये सारी इसी में आती है ना। जहां भी जो सर्विस की बात होगी वो इसमें आती है, सर्विस की बात ये इसी में आती है ना।
तो परिवहन, बैंकिंग, हॉस्पिटल, शिक्षा, बीमा, ये परिवहन, ये सब आपके सर्विस सेक्टर में है। भारत की जीडीपी मैंने कहा दोस्तों आपसे, सबसे अधिक लोग किस सेक्टर के, सो प्राइमरी सेक्टर के लगे हुए हैं, कृषि के लगे हुए हैं सबसे अधिक तो। लेकिन दोस्तों उसका जीडीपी में योगदान सबसे कम है। और अगर आपसे पूछे दोस्तों भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है, इसका है। देखिए भारत की जीडीपी में, भारत की जीडीपी क्या होती है आगे पढ़ेंगे ना। भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान इसी का है, 50% से अधिक। हमारी जो जीडीपी के अंदर 50% से अधिक योगदान जो है केवल दोस्तों सर्विस सेक्टर का ही है। यही हमारी कमी भी है। आप बोलो गुरुजी क्या कमी है, कितना अच्छा सेक्टर है आपके, आप पढ़ा रहे हो, सर्विस दे रहे हो, आपको पैसा मिल रहा है, कितना अच्छा सेक्टर है आपके। बड़ी अच्छी बात दोस्तों, बड़ी अच्छी बात है। पर मैं कितने लोगों को रोजगार दे पा रहा हूं, आप ये सोचिए ना। आप लिखिए भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान जो है इसी सेक्टर का है, ठीक है, 50% इसी का है। अब सुनना दोस्तों, देखिए एक है सेकेंडरी सेक्टर, इसमें आती इंडस्ट्री, और एक है टर्सरी सेक्टर जिसमें आती सर्विस, और एक है राष्ट्र, नेशन, नेशन। मैंने कहा दोस्तों नेशन का ग्रोथ किससे होगा, दोनों सेक्टर से होगा, ठीक बात है, सर्विस से भी होता है और इंडस्ट्री से होता है, दोनों से पैसा सरकार को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर सो एक इंडस्ट्री लगती है तो, लेकिन दोस्तों एक इंडस्ट्री लगती है आपके, एक इंडस्ट्री लगेगी तो उसमें नया नया रोजगार होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा उसमें नया नया। मान लो दोस्तों इंडस्ट्री लगी कार बनाने की, कार बनाने की कंपनी जो है भारत के अंदर ओपन होती है, आप ऐसे मान लो, ठीक है, एक सौ कंपनी ओपन हुई कार बनाने की भारत के अंदर, ठीक है, एक कंपनी ओपन होती है, इस कंपनी का काम कार बनाना, उस कंपनी का काम है। अब सोचिए तो किस किस को रोजगार मिलने वाला है, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात दोस्तों आपके, जो इसने कंपनी बनाई होगी वहां पर वो लैंड ली होगी इसने, सो वो लैंड ली होगी, उस लैंड से, उस लैंड का दोस्तों इसने आपके कोई ना कोई आपकी कीमत चुकाई होगी उस लैंड की, कोई कीमत दे रहा होगा ये उस लैंड की, पहला पॉइंट, ठीक है। सेकंड दोस्तों यहाँ काम करने वाले लोग लोग होंगे, लेबर होगी, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इनको रोजगार मिलेगा, इनको रोजगार मिलेगा। थर्ड दोस्तों यहाँ कार बनेंगी तो उसके ऊपर टैक्स लगाएगी सरकार, वो टैक्स गवर्नमेंट को मिलेगा, टैक्स मिला गवर्नमेंट को, कार बनाई सरकार, टैक्स मिला गवर्नमेंट को। और दोस्तों देखना आपके, और देखे आप लैंड, श्रमिक दोस्तों, श्रमिक हो गए, एम्प्लॉयमेंट हो गया। बाकी दोस्तों ये सब कास्ट, यहाँ दोस्तों कंपनी खुलेगी तो ये जो लोग होंगे वो खाना भी खाएंगे, आसपास ढाबे खुलेंगे तो इनको रोजगार मिलेगा। ये दोस्तों मान लो दोस्तों यहाँ जो काम करेंगे लोग वो बाहर से आएंगे, मान लो तो वो बाइक से आएंगे, परिवहन दोस्तों, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, या वो बस से आएंगे तो ये बढ़ेगा। एक चीज दोस्तों ओपन होती है, देखिए कितने सारी चीजें नहीं ओपन होती है। ये सारी दोस्तों चीजें जो ओपन हुई है वो इकोनॉमी का ग्रोथ आपके फैक्टर होता है। तो दोस्तों अगर इंडस्ट्री दोस्तों बढ़ती है तो आपके इकोनॉमी की ग्रोथ तेजी से होती है। चाइना दोस्तों यही है आपके, चीन रसगुल्ला इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी है। यहां दोस्तों इंडस्ट्री को बढ़ाएगा, हर चीज पर दोस्तों आपको मेक इन चाइना, हर चीज पे आपको मिलेगा मेड इन चाइना। कभी सुना दोस्तों आपने कि अमेरिका के, अमेरिका जो आपके वहाँ सिलिकॉन वैली है जहाँ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट बहुत सारी कंपनी है, वहाँ चीन के लोग काम करें? कभी नहीं सुना होगा आपने। भारत के लोग भरे पड़े वहाँ पर, क्योंकि दोस्तों हम सर्विस सेक्टर है, हम यहाँ पढ़ते हैं, आईआईटी में पढ़ते हैं, फिर हमें चाहिए जॉब। हम जॉब क्रिएट नहीं कर रहे, हम जॉब ले रहे हैं। हमें जॉब चाहिए, यहां जॉब अच्छी नहीं मिली, चले गए अमेरिका।
तो हम सर्विस सेक्टर बन गए। ये दोस्तों आपके इंडस्ट्री सेक्टर बनाए आपके। यहाँ मेड इन चाइना, हर चीज उस चीन ने बना दी आपके, सस्ती चीजें बना दी चीन ने, ये मेड इन चाइना है। इसलिए दोस्तों हम जो है अब बोलते हैं मेड इन इंडिया। इसलिए दोस्तों हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। हम क्यों बोल रहे हैं अब ये, क्योंकि दोस्तों हम चाहते हैं कि हम भी क्या बने, हम भी रसगुल्ला इंडस्ट्री लगाएं। हम चाहते हैं कि हम भी जो है वो इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी बन जाए। इसलिए बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत। क्यों बोल रहे हैं रसगुल्ला ये बात, सारी बातें, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर सो आपको वर्ल्ड पावर से बनना है तो ये काम नहीं कर पाएगा वर्ल्ड पावर में, ये काम करेगा वर्ल्ड पावर में। जब चीजें आपके पास होंगी दोस्तों, इंडस्ट्री आपके देश में होगी, तो बाहर के लोग काम करने यहां आएंगे। अमेरिका दोस्तों, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब दोस्तों वहीं पर है। तो लोग वहीं जाएंगे काम करने, तो उस देश की इकोनॉमी बढ़ रही है दोस्तों। तो वो काम है, हम बोल रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। क्यों बोल रहे हैं सो, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा इंडस्ट्री वाला सेक्टर है वो आगे बढ़े। ये हम चाहते हैं ये आगे बढ़े हमारा। तो आप इस पॉइंट को यहां पर नोट करना, ठीक है। आप इस पॉइंट को लिख लेना, यहां पर नोट कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद समझ में आ रही होगी बात मेरी आपको कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। नोट लिखिए, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। ये सारे सेकंड सेक्टर को या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है फोकस करने के लिए शुरू हुए। ये सारे जो है वो इंडस्ट्री जो है हमारी उसको बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किए गए, ठीक है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये सारी चीजें वही है, ठीक है। कि भारत खुद बनाए, अपने यहाँ पर बनाए, जिससे रोजगार मिलेगा, सो एम्प्लॉयमेंट आएगा, मनी क्रिएशन होगा, टैक्स मिलेगा सरकार को, बहुत सारी चीजें इससे होने वाली है, ठीक है। अब लिखिए फोर्थ सेक्टर। मैंने कहा तो तीन ही सेक्टर थे आपके ना भाई, एग्रीकल्चर फर्स्ट में आ गया, इंडस्ट्री सेकंड में आ गई, सो और सर्विस तीसरी में आ गई। फिर मैंने कहा तो तीसरी वाली जो सर्विस है ना वो दो पार्ट में और डिवाइड हो गई आगे, ठीक है। वो है चतुर्थ और फोर्थ। देखिए चतुर्थ और फिफ्थ, चतुर्थ और पंचम, ये दो और बन गए, चतुर्थ और पंचम, ठीक है। लिखिए क्वाटरनरी, और कौन सी आपके क्वार्टर दोस्तों, अभी अद्धा वो आता, अद्धा आता है ना, अद्धा वो आपके पौवा, हाँ पौवा दोस्तों, वो पौवा, वही रसगुल्ला पौवा ही है ना, 1/4 क्वार्टर बना दे, वही दोस्तों क्वार्टर है ना। क्वार्टरनरी बोलते हैं इसको चतुर्थ को, ठीक है। तो फोर्थ वाला क्वार्टरनरी आपके, और फिफ्थ वाला छापना क्वानरी, इसे बोलते हैं क्वानरी, पंचम वाला, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको क्वार्टरनरी बोलते हैं चतुर्थ वाले को, और जो पंचम वाला है उसको क्वानरी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ दोस्तों मैंने कहा सर्विस, तो सर्विस सेक्टर आपके तीसरे में सर्विस सेक्टर है, ठीक है। उसी को दो और भाग में आगे डिवाइड किया, ठीक है। नॉलेज बेस्ड दोस्तों, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री पूछूं आपसे, जहां दोस्तों रिसर्च, जहां दोस्तों अनुसंधान होता है, आर एन डी होती है वहां पर, वैज्ञानिक, वो आपके किस में आ गए, इसमें आ गए, ठीक है। लिखिएगा जहां दोस्तों अनुसंधान होता है, जहां दोस्तों रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं R&D। आपने खूब सुना होगा R&D। जहां दोस्तों आपके नॉलेज की बात होती है, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री, इसलिए वैज्ञानिक, रिसर्च सेंटर, ये सारे इसमें आते हैं। अब दोस्तों ये बताओ मुझे, ये कौन से कॉलर के जॉब होंगे, व्हाइट या ब्लू। सो व्हाइट होंगे दोस्तों, आपके स्किल्ड लेबर है ना, व्हाइट होंगे, लिखना। ये भी दोस्तों व्हाइट व्हाइट कॉलर जॉब है, ये भी है ना, ये भी व्हाइट कॉलर जॉब है। तो फोर्थ सर्विस का एक नया पार्ट बन गया फोर्थ, जहां रिसर्च होता है, वैज्ञानिक
आपके रिसर्च सेंटर वो इसके अंदर आते हैं, नॉलेज बेस्ड जो इंडस्ट्री होती है वो इसमें आती है, ठीक है। और दोस्तों पंचम दोस्तों पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों वो आते हैं जो आपके नीति निर्माण करते हैं, पॉलिसी मेकर। यहाँ वो आते हैं जो पॉलिसी मेकर होते हैं, सर्वोच्च जो है ना पॉलिसी मेकर जो है वो यहाँ आते हैं, नीति निर्माण करने वाले यहाँ पर आते हैं। होने को दोस्तों ये भी सर्विस ही है ना, सेवक। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम क्या है, सेवक हैं, सर्विस दोस्तों। पर ये पॉलिसी मेकर है, तो इनको थोड़ा अलग किया है इनको ना। इनको बोला आप गोल्ड कॉलर जो हो, वो किसी भी कंपनी में एमडी होता है, टॉप पर होता है, उसमें बहुत सारे नीचे वाले लोग होते हैं। निर्मल सर एमडी दोस्तों, वो इसके अंदर आएंगे। कुमार गौरव सर्विस दे रहा है एक अपनी, वो आएगा थर्ड वाले के अंदर, वो सर्विस दे रहा हूं मैं दोस्तों अपनी, वो थर्ड में आएगा। निर्मल सर आपके एमडी है कंपनी के, सीईओ है कंपनी के, तो वो इसमें आएंगे। तो जो पॉलिसी जो मेकर जो होते हैं, सर्वोच्च जो होते हैं ना, टॉप पर जो होते हैं, वो इसमें आते हैं, ठीक है। लिखिए एमडी, कंपनी के एमडी होते हैं, कंपनी के सीईओ होते हैं, गवर्नमेंट होती है हमारी, गवर्नमेंट जो है वो इसमें आती है ना। जो पॉलिसी बनाते हैं वो सारे इसमें आते हैं, राजनेता हो गए सारे इसी में आएंगे, ठीक है। लिखिए इन्हें बोलते हैं गोल्ड कॉलर जॉब, सर्वोच्च जॉब है ना, गोल्ड कॉलर जॉब। बात पल्ले पड़ गई आपको। अर्थव्यवस्था के कितने टाइप होते हैं, अर्थव्यवस्था के जो है उसे कितने सेक्टर होते हैं, ये पांचों सेक्टर मैंने आपको बता दिया। आपको प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है, क्वाटरनरी क्या होता है, क्वानरी क्या होता है, पांचों आपके सामने। देखिए मैं सच्चाई पढ़ाऊंगा आपको ना, चिंता ना करें। अब यार जो किसान की स्थिति है वो स्थिति है किसान की, है ना। मतलब मैं आपको लाइन सुनाता हूँ किसान के बारे में, आपके दिल को छू जाएगी वो लाइन। माँ बाप के बारे में लाइन सुना रहा हूँ आपको, आप लिखिए इसको, फिर सुना रहा हूँ लाइन, ठीक है। मजदूरी कर, मजदूरी कर थक हार कर घर लौटे पिता, मजदूरी कर थक हार कर घर लौटे पिता, और चूल्हे की आग पर रोटियां सेकती हुई माँ। मजदूरी कर थक हार कर घर लौटे पिता, और चूल्हे की आग पर रोटियां सेकती माँ। जब देखती है अपने लड़के को, जब देखती है अपनी लड़की को, उसके हाथ में किताब को, तो खिलखिला उठते हैं उसका मन ही मन। तो खिलखिला उठती है और मन ही बस ये सोचकर कि एक रोज उसके बच्चे अपनी सफलता से लगा देंगे उनके वर्षों के संघर्ष पर पूर्ण विराम। एक रोज मतलब पिता मजदूरी कर रहा है, तो पिता जो है वो खेत में, सर्दी आ रही है, सर्दी आ रही है ना, सर्दी आ रही है सोचिए आप, पर पिता जो है वो खेत के अंदर बैठ करके सर्दी में बैठा हुआ है, पानी देगा खेत के अंदर। सोचिए आप कितना, कि जैसे समझ में तो आ रहा है आपको। ये 5 सेक्टर आपके सामने, ठीक है। अब लिखिए दोस्तों आप, अब लिखिए आप, मैंने आपसे कहा उत्पादन दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है। टमाटर हो, गेहूं हो, ब्रेड हो, सभी का प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के अंदर होता है, उत्पादन। अब रसगुल्ला, प्रोडक्शन, यही रीढ़ की हड्डी है आपके इकोनॉमिक्स की। अगर दोस्तों मान लो कि भाई अगर दोस्तों ये आपके पेन बनेगा ही नहीं, तो कौन खरीदेगा इसको? बनेगा तभी तो खरीदेंगे हम लोग, इसका प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा। 2 चीज का होता है, एक तो वस्तु का होता है, इस पेन का, इस टी शर्ट का, इस बोर्ड का। एक होता है सर्विस का, मेरा जो मैंने नॉलेज लिया है मैं उसको आपको दे रहा हूं, प्रोडक्शन कर रहा हूं मैं, सर्विस का। तो 2 चीज का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। एक तो होता है दोस्तों, एक तो होता है किसका, गुड्स का, वस्तु का उत्पादन होता है। 2 ही चीज का प्रोडक्शन होता है। आप कोई भी चीज देखिए 2 ही मिलेंगे आपको, वस्तु और सेवा, एक सर्विस का। मैंने कहा 2 ही चीज का प्रोडक्शन होगा, वस्तु का, सेवा का। जो आप पेन लिख रहे हो वो वस्तु है, जो आप कॉपी पे लिख रहे हो वो वस्तु है, जहाँ चेयर पे बैठे हुए वो वस्तु है,
जहाँ मोबाइल आपके सामने वो वस्तु है, सारी वस्तु आपके सामने है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेरी सर्विस है। दो ही चीज का प्रोडक्शन होता है पूरे वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिक्स में, या तो वस्तु का होगा या सेवा का होगा। इनके प्रोडक्शन में कौन कौन सी चीजें चाहिए होते हैं, उन्हें बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? इनके प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, उन्हें बोलते हैं उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं इनके उत्पादन के लिए क्या चाहिए। ठीक है, इसे बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये चार चार होते हैं ना, ये समझने हैं आपको, ये चार होते हैं। आप सोचिए तो आप सोचिएगा, आप सोचिए कि आपका मन है, आपका मन है कि आप सॉस बनाने की फैक्ट्री बनाओगे। जो सॉस होती है, टमाटर सॉस जो होती है, उसकी फैक्ट्री आप लगाओगे, ये आपका मन है। ठीक है, इसकी फैक्ट्री आपको लगानी है। अब देखिए कौन सी चार चीजें चाहिए इसके लिए, जरूरी है जो। सबसे पहले दोस्तों पैसा चाहिए। क्या लगाओगे? अरे तो पैसा दोस्तों नहीं है आपके पास में, क्या लगाओगे फैक्ट्री? सबसे पहली चीज पूंजी चाहिए। पूंजी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, पूंजी चाहिए। एग्जाम्पल से इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, एग्जाम्पल से इकोनॉमिक्स को समझते हैं। अब फैक्ट्री आपके दिमाग में, सबसे पहले पूंजी चाहिए, कैपिटल दोस्तों। सबसे पहले यही चाहिए होता है। पैसा ही नहीं है तो क्या लगाओगे फैक्ट्री? पहले चाहिए पैसा। सेकंड दोस्तों, इसमें काम करने वाले लेबर चाहिए आपको ना, लिखिए श्रमिक, मजदूर, लेबर। थर्ड दोस्तों, जहां लगाओगे वो भूमि चाहिए, लैंड चाहिए। थर्ड, भूमि चाहिए, लैंड। इसमें रसगुल्ला तकनीक, दोस्तों तकनीक भी शामिल है ना इसमें। लैंड दोस्तों तकनीक भी शामिल है इसमें ना, संसाधन। इसको बोलते हैं रिसोर्स, संसाधन चाहिए आपको। और फोर्थ, लगाने का जिगरा चाहिए। हर कोई थोड़ी लगाएगा दोस्तों, पैसा कितनों लोगों के पास सोचिए आप, पर हर कोई नहीं लगा रहा ना। उद्यमपन चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, उद्यमिता चाहिए, जोखिम लेने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है। अगर दोस्तों आपके अंदर वो क्षमता दोस्तों है ही नहीं, पावर नहीं है, तो आप कैसे कर पाओगे काम? कोई दोस्तों आईएएस की नौकरी छोड़ता है और कोचिंग खोलता है, सोचिए आप, उसने जोखिम लिया है। वो चाहता दोस्तों वही काम करता, वो आईएएस की जो नौकरी करते, पर आईएएस की नौकरी छोड़कर कोई अगर कोचिंग खोलता है अपनी, तो उसने जोखिम लिया है। और वो दोस्तों आज अगर 100 लोगों को काम दे रहे हैं, तो वो है इंडस्ट्री की तरह। आपके बात समझ में आ रही है मेरी बात को? उस कोचिंग को खोलने के लिए पैसा भी चाहिए होता है, लैंड भी चाहिए, उसमें काम करने के लिए आपके श्रमिक भी चाहिए, मतलब टीचर भी चाहिए, और भी स्टाफ चाहिए। पर सबसे जरूरी चीज कि वो जोखिम लेने की क्षमता होनी चाहिए। लिखिएगा, फोर्स और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है उद्यमिता। उद्यमिता बोलते हैं इसको ना, उद्यमिता। इसलिए दोस्तों आजकल हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस पर बल दे रही है कि आप एंटरप्रेन्योर बनिए। आप जॉब के पीछे मत भागिए, आप और लोगों को जॉब दीजिए, आप एंटरप्रेन्योर बनिए। आजकल तो सारा जो दौड़ है वो इसी के लिए हो रही है कि एंटरप्रेन्योर बनना है आपको। खुद का स्टार्टअप लगाओ आप, सरकार बोली खुद का स्टार्टअप लगाओ, हम आपको हेल्प करेंगे, खुद का स्टार्टअप लगा दो आप। तो एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए ना, उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, उद्यमिता चाहिए। इसे बोलते हैं जोखिम लेने की क्षमता होनी चाहिए, जोखिम लेने की क्षमता चाहिए। अब आप मुझे बोलोगे सर ठीक बात है, पर ये काम क्यों करेंगे? जब तक दोस्तों इनके बदले में कुछ इनको मिलेगा नहीं, ये काम नहीं करेंगे। देखिए,
अगर दोस्तों आपने कहीं से उधार ली पूंजी तो उसको आपको देना पड़ेगा ब्याज, लिखिए इंटरेस्ट, ब्याज। तो इसको मिलेगा ब्याज, इसको मिलेगा इंटरेस्ट, ठीक है, ब्याज मिलेगा इसको। इसके बदले में क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। लेबर, इसको देनी पड़ेगी मजदूरी, वेजेज, इसको देनी पड़ेगी मजदूरी, वेजेज। भाई लेबर लोगे तो उसको मजदूरी देनी पड़ेगी, वेजेज। भूमि दोस्तों, इसको देना पड़ेगा रेंट, लगान, इसको देना पड़ेगा रेंट, लगान बोलते हैं उसका। भाई कोई भूमि आप लोगे तो या तो खरीदोगे उसको, तो कैपिटल खरीदोगे, कैपिटल हो गई वो आपकी, असेट्स हो गई वो आपकी, खरीदोगे तो वो वहां पहुंच जाएगा। अगर दोस्तों आपने किराए पर उसको लिया तो रेंट देना पड़ेगा आपको, ठीक बात दोस्तों, रेंट देना पड़ेगा। कोई भी रिसोर्स आप लोगे खरीदोगे तो वो वहां पहुंच जाएगा पूंजी के अंदर। अगर रेंट पर लोगे तो उसको रेंट देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा आपको। कोई बिल्डिंग, आप कोचिंग खोलनी है, बिल्डिंग लोगे तो रेंट पर लिए बिल्डिंग तो उसका किराया देना पड़ेगा, ठीक बात दोस्तों। और इसको क्या मिलेगा, जो सबको लेकर आ रहा है। अगर ये नहीं होगा तो ये तीन का कोई मतलब नहीं है। यही होगा जो तीन को लेकर आएगा, यही पूंजी लेकर आएगा, यही दोस्तों श्रमिक लेकर आएगा, और यही जो आपके वो भूमि लेकर आएगा। फिर जो कमाएगा उसमें से इसको ब्याज देगा, इसको मजदूरी देगा, इसको रेंट देगा, और जो बचेगा वो होगा लाभांश, प्रॉफिट। जो बचेगा वो होगा प्रॉफिट। तो जोखिम के बदले क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा। ये चार फैक्टर होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। कभी आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे अच्छे से तो ये चार चीजें बड़ी महत्वपूर्ण चीजें इकोनॉमिक्स में। कैपिटल, लेबर, लैंड, एंटरप्रेन्योरशिप, ये चार बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक बच्चा पूछा था जल जो है वो प्रकृति देती है, तो वो सेकेंडरी सेक्टर हो गया। ठीक बात रसगुल्ला, पर मैंने बोला है जल की आपूर्ति, सप्लाई, जल को पहुंचाना है घर तक, जल को स्टोर करना पड़ेगा, पाइप बिछानी पड़ेगी, मोटर लगानी पड़ेंगी, तब जल पहुंचेगा घर पे। तू थोड़ी भर के लाएगा हिमालय में से पानी, तू भर के लाएगा हिमालय में से पानी। अगर तू हिमालय में जाता है एक बाल्टी लेकर के और गंगा नदी में डुबा के भर के लाता है तो वो फर्स्ट सेक्टर होगा, ठीक है। अगर तेरे घर में पानी आ रहा है तो सेकेंडरी सेक्टर हो गया। समझ रहे मेरी बात को, समझ गया होगा मेरी बात को ना। अरे तुम्हारी खोपड़ी में जा रही नहीं जा रही इकोनॉमिक्स। ओ भाई सब काम देखो इनके, अलग अलग काम इनके। एक बोल रहा है कि दुर्गा पूजा है, एक बोल रहा है खेत में पानी लगाना है, एक बोल रहा है मेला देखने जाना है। वाह बेटा वाह। सर आप पहले क्यों नहीं मिले, तुमने मुझे बुलाया नहीं, मेरा जन्म बाद में हुआ, क्या करूं मैं। और दोस्तों आपको कभी नेशनल इनकम पढ़नी हो ना, कुछ नहीं है नेशनल इनकम, इन चारों को जोड़ दो तो नेशनल इनकम आ जाएगी। यही चार फैक्टर है, मैंने कहा उत्पादन इन चार चीजों से होगा। और नेशनल इनकम दोस्तों क्या होता है, प्रोडक्शन ही होता है, पूरी नेशन का प्रोडक्शन ही नेशनल इनकम होता है। यही चार चीजें हैं। अगर इन चारों को आप जोड़ दोगे कहीं कहीं आपको मिलेगा, देखना कि इंटरेस्ट प्लस रेंट प्लस वेजेज प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेशनल इनकम, बहुत जगह मिल जाएगा आपको लिखा हुआ। यही होता है चार चीजें। तो आज हमने इकोनॉमिक्स का परिचय पढ़ा, इकोनॉमिक्स माइक्रो मैक्रो टाइप की होती है वो पढ़ा मैंने आपको। और आज हमने आपको जो सेक्टर होते हैं उसके सेक्टर लिखा दिए, प्राइमरी में क्या होता है, हमने आपको इसके अलावा थ्योरी ऑफ डिमांड जो है आपके मांग का जो लो है वो लिखा है मैंने आपको। और इसके अलावा मैंने आपको उत्पादन जो है साधन मैंने आपके वो लिखा दिए कि ये साधन कौन कौन से इसके होते हैं, ठीक है। कल दोस्तों हम पढ़ेंगे जो आपके इसका इकोनॉमिक्स जो है ना, इकोनॉमिक्स जो है, हाँ देखो पढ़ने को बहुत कुछ है ना, इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, अलग अलग चीजें है ना। हम एक चीज काउंट करते हैं पर ये अलग अलग चीजें हैं। पढ़ने को देखो बहुत कुछ है, टाइम बहुत चाहिए होता है, पर मैं अपनी तरफ से जो कम टाइम में सर्वश्रेष्ठ प्रयास होगा वो मैं कर रहा हूं आपके लिए। कल हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स जो है, हाँ कल तो आपकी छुट्टी है ना, कल तो आपकी छुट्टी रहने वाली है, ठीक है। कल दशहरा है और रावण लोग जाएंगे रावण दहन देखने के लिए, तो कल आपकी छुट्टी है ना, कल शाम की छुट्टी है आपकी, ठीक है। कल शाम का ऑफ रहेगा आपका,
4 बजे वाली क्लास, 4 बजे वाली क्लास जो है कल आपकी ऑफ रहने वाली, ठीक है। 4 बजे वाली क्लास कल आपकी ऑफ रहेगी। सर हम प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। देखो अगर आप प्राइमरी सेक्टर में आते हो तो इतनी मेहनत करो कि जो आपके बच्चे हैं ना वो फोर्थ सेक्टर में आ जाए, सीधी सी बात है। अगर आप प्राइमरी से, क्योंकि आपके पिताजी भी वही काम कर रहे हैं। थर्ड सेक्टर नहीं बोल रहा मैं, फोर्थ में आना है आपको, आपको फिफ्थ में आना है, इतना काम करना है, ठीक है। ऊपर करना थोड़ा सा। हाँ, इंडस्ट्रियल सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर ही होता है यार, क्या बात कर रहे हो, इतनी बात लिखाई। कल तो आपका ऑफ रहेगा, परसों हमारी क्लास होगी। परसों हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जो इसके प्रकार होते हैं ना वो पढ़ेंगे। विकासशील क्या होता है, पूंजीवादी क्या होता है, मिश्रित क्या होता है, समाजवादी क्या होती है, खुली क्या होती है और बंद क्या होती है। और इसके अलावा जो हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होता है, दो वर्ड में क्या अंतर होता है, और एचडीआई क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। कब? परसों पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो परसों आपका ये रहेगा। फिर हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम के बारे में, और फिर दोस्तों पढ़ेंगे हम किसके बारे में, फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ये नेशनल इनकम, और आपके फिर हम पढ़ेंगे आपका जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, व्हाइट कॉलर 3 भी 4 भी, 3 दोनों आते हैं, ठीक है। दोनों दोस्तों दोनों स्किल्ड लेबर है, बस लेवल अलग अलग है। स्किल्ड लेबर में भी लेवल है ना, साइंटिस्ट, आपके रिसर्च करने वाले, उनका दोस्तों अलग लेवल होता है। टीचर, मेरा अलग लेवल है। करंट अफेयर का टीचर और अलग लेवल है, क्योंकि दोस्तों हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं है ना, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, उनकी अलग वैल्यू दोस्तों मार्केट में। करंट अफेयर्स, 30 रुपए की मैगजीन आती है साल महीने की, तो उसकी अलग वैल्यू है मार्केट के अंदर। तो अलग अलग लेवल होता है ना। इकोनॉमिक्स में जितनी आपकी औकात है उतना ही पैसा आपको मिलता है, सीधी बात ये है। यही इकोनॉमिक्स है, यही पूंजीवाद है। आगे पढ़ाऊंगा, जितनी आपकी वैल्यू है उतना ही आपको पे किया जाएगा। यही इकोनॉमिक्स होता है, यही आपके पूंजीवाद होता है। कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, ठीक है। खुश रहिए। अरे सही बोल रहा हूँ मैं आपको, कहीं आपको लग रहा हो ना कि रावण, लोग रावण को मारते हुए देखेंगे, सही बात है। आज सोचिए दोस्तों, आप वो लोग रावण देखने जाएंगे जो दूसरों की माँ बहन पर कमेंट करते हैं। सोचिए आप, रावण कौन था? रावण दोस्तों कोई व्यक्ति नहीं है, रावण विचारधारा है। रावण कौन था? जो सीता माँ जो है, मतलब दूसरे की जो स्त्री है, उसका अपहरण कर लिया जिसने, वो रावण था। उस सोच को बोलते हैं रावण। अब आप सोच लीजिए, मतलब जो लोग, कई तो ऐसे भी होंगे जो कल दशहरा देखने इसलिए जाएंगे कि दूसरों की बहन बेटी को वो देख पाएंगे। मतलब रावण जा रहा है रावण को मरते हुए देखना, केवल पुतला फूकेगा कल, असली रावण तो घूम ही रहे हैं, उसको मारना है। वो विजयदशमी होती है। बुक के बारे में देखिए, बुक जो है, बुक की बात करूँ तो बुक आपकी पहले क्लास को पूरा पढ़ना है आपको, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये जितने दिन पढ़ाऊंगा पूरा पढ़ना है, उसको ध्यान से पढ़ना है। एक आपको इसके साथ में ही जो भी आपकी खबर जो इकोनॉमिक्स में आती है, करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर की जो खबर इकोनॉमिक्स की होती है वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसको पढ़ना है, छोड़ना नहीं है उसको, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। इस पर आपको ध्यान देना है ना। हाँ हर्षिता भाई, छोड़ दीजिए ना, जिसको लग रहा है बोरिंग है इकोनॉमिक्स वो छोड़ सकता है। वो अगला सब्जेक्ट स्टार्ट होगा तब वो पढ़ लेना, आपकी मर्जी। आपने मुझे पैसा दे दिया है, आपने मुझे पैसा दे दिया है, ठीक है। आपकी मर्जी है, मेरा काम सर्विस देना है। आप मेरी सर्विस से खुश होते हो नहीं होते ये आपको तय करना है। मैं अपनी बेस्ट सर्विस आपको दूंगा, आपने मुझे पे किया है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के जो भी न्यूज आती है वो पढ़ना है आपको, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको पढ़ना है। एक काम करना बस, लूसेंट मत पढ़ना। ठीक है, ओके, उसमें सारे आंकड़े पुराने दिए हुए हैं ना, वो मत पढ़ना। बाकी जो करंट अपडेट बुक आपके पास कोई हो, कोई विशेषांक आपके पास हो, वो पढ़ना है आपको, ठीक है। वो पढ़ लेना। एक आप 11th 12th की जो बुक है,
ये पढ़ लेना पढ़ना चाहो तो, माइक्रो और मैक्रो। जो मैं पढ़ाऊँ वही पढ़ना है, ठीक है, बाकी नहीं पढ़ना कुछ भी, है ना। माइक्रो बुक आती है 11th की, आपके 12th की मैक्रो बुक आती है। जो मैंने पढ़ाया उसको चेक करना वहां पर, वो मिल रहा है नहीं मिल रहा आपको, कुछ नया मिले तो ऐड कर देना वहीं पर, ये काम कर लेना, ठीक। इकोनॉमिक्स की माइक्रो मैक्रो बुक आती है, ये पढ़ लेना। बाकी तो मैं पढ़ा ही दूंगा, काम की बातें आपके लिए, फैक्ट सारे मैं लिखा दूंगा ना। चलिए ध्यान रखिए, खुश रहिएगा। जीडीपी जीएनपी आएंगे रहे, जीडीपी जीएनपी अगर मैं भी नहीं समझा पाया आपको तो यकीन मानना वो टॉपिक आपके लिए बना ही नहीं है, उसको छोड़ देना है ठीक है। चलिए ऑल दी बेस्ट, मुलाकात होगी कल सुबह 6 बजे करंट अफेयर के साथ में। और बाकी तो कल की आपकी छुट्टी रहने वाली है, खुश हो जाओ, मस्त रहो, और कोशिश करना कि कल अपने अंदर का रावण आप मार सको, ठीक है। जय हिंद।